नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप अभी बीएसटीसी का एग्ज़ाम देके आए हो, तो उसके अंदर आई होप कि आपने सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। और जो आप क्वेश्चन करके आई हो उसका सोल्यूशन हम आपको करवाएंगे, ठीक है। जिसके अंदर हम आपको रीजनिंग की है, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी तीनों ही टाइप के आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। जिसके अंदर आपको हिंदी का सोल्यूशन रणजीत सर करवाएंगे, ठीक है। और देखो, इससे पहले जो मैंने आपको मैराथन क्लास भी करवाई थी उसके अंदर काफ़ी मैटर उसी के अंदर आया लमसम, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन आपको मिले हैं, ठीक है। तो रणजीत सर आप आपको हिंदी का सोल्यूशन करवाएंगे। उसके बाद मैं आपको इंग्लिश और रीजनिंग का सोल्यूशन करवाऊंगा। तो रणजीत सर। नमस्कार साथियों। तो अब हम आंसर की लेके हैं आपके लिए हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग की। तो मैं आज हिंदी की आंसर की आपको यहाँ करवा रहा हूँ। देख लेना आप कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं अपने, ठीक है। तो चलिए अपने आंसर की को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी में अपने मैराथन क्लास का बहुत फ़ायदा हुआ, बच्चों के काफ़ी कमेंट्स आए। तो चलिए अपने हिंदी की आंसर की को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी के आंसर की। चलिए पहला जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत विकल्प का चयन करें, यानी जो गलत है उसको चुनना है। असंगत का मतलब बाकी तीनों से भिन्न है जो। देखिए, अभी प्लस नी प्लस आ से अभिन्यास बना है। अभिन्यास के आप टुकड़े कर लीजिए। अभी प्लस न्यास क्या हो जाएगा? अभी उपसर्ग है और न्यास मूल शब्द है। न्यास का संधि विच्छेद दिया है, ऐसे पहले न आधा तो ई की मात्रा, तो नी प्लस आस हो जाएगा। तो यही हमारे सामने दिया हुआ है, अभी प्लस नी प्लस आस। तो ये वाला सही है। अभी प्लस वी प्लस आपती, वही बात है कि अभी प्लस आगे क्या है? व्यापति। ये था मूल शब्द और उपसर्ग अलग हो गया है। इस मूल शब्द को आगे और तोड़ रखा है किसमें? यह से पहले आधा वै तो ई की मात्रा वी प्लस आपती, वी प्लस आपती। तो ये वाला हो गया अभी प्लस वी प्लस आपती। तो ये भी सही है, ठीक है। ये वाला भी सही है। सु प्लस स्थू प्लस ए, इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन है। देखिए हमारे सामने एक शब्द है सु प्लस एक है स्थू प्लस एक है ए। ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, अधि प्लस स्थाता। क्या पढ़ा है? अभी प्लस स्थाता। आपने क्या किया? स के सामने जब थ आ जाता है तो स को उसी वर्ग के ट वाले में बदल देते हैं, यानी ट ठ में बदलेंगे। त थ दूसरा तो ट ठ दूसरा, तो ठ में बदल दो। इसको किस में बदल दिया? ठ में। तो इसी प्रकार से ये वाला किस में बदल जाएगा? स के सामने थ आ गया ना, स के सामने। उसी प्रकार युधिष्ठिर में होता है ना, युधिष्ठिर, युधि प्लस स्थिर, ये वाला। तो स के सामने ठ आ जाए तो स इसमें ठ में बदल जाता है। ये वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए इस थ को ठ में बदल दिया, किसमें? ठ में। अब इधर क्या है? स के सामने ये आ गया, तो ये वाला स जो होता है ना, ये मूर्धन्य में बदल जाता है। तो ये वाला आधा, तो मूर्धन्य भी आधा, ये मूर्धन्य आधा लग गया। तो हमारे पास ऐसे ही कुछ बन गया है, सुष्ठु। क्या बन गया? एक बार ऐसा शब्द लिख लेते हैं, सुष्ठु बन गया ना। सु स आधा और थ को ठ में बदल दिया। अब देखो जब ए प्रत्यय लग जाता है, ये ए प्रत्यय, चार ऐसे प्रत्यय बताए थे, यह एक ए है और ए। ये चार प्रत्यय ऐसे होते हैं जो शब्द में क्या उत्पन्न कर देते हैं? शुरू वाले स्वर में विकार उत्पन्न कर देते हैं। शुरू वाले स्वर में विकार उत्पन्न करेंगे तो मेरे को एक ये चीज बताओ, सुष्ठु प्लस ए जोड़ोगे तो ये ठ वाला वर्ण, लास्ट वाला स्वर क्या उड़ाना पड़ेगा। मैंने कहा था इसको हलंत कर लिया करो। हलंत करोगे तो ठ पूरा, सु से क्या बन गया? सोस। ये लो, ऊ की मात्रा ए में बदल गई, ठीक है। तो अब देखिए ये ऊ प्लस ए, सॉरी ऊ प्लस ए क्या होता है? वह बन जाता है। कहा था ना मैंने, ऊ प्लस ए क्या बन जाता है? वह बन जाता है। तो ऊ वाला और ए वाला क्या बन गया? वह बन गया। बोर्ड पे देखिए ऊ और ए मिलके वह बन गए हैं, जिस प्रकार मनु प्लस ए में हुआ था।
मनु प्लस ए में क्या हुआ था, ए ऊ और ए मिलके वह बना लिया था। इस नए को कर देते थे पूरा, मैं को इस आ के कारण प्रथम में विकार, तो माँ क्या बन गया था, मानव। उसी प्रकार यहाँ पे मात्रा क्या आ जाएगी, शुरू में डबल मूर्धन्य से थ का ठह बन गया और लास्ट में ऊ और ए मिलके क्या बना लेते हैं, वह, तो क्या बन गया, सौष्ठव। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, ये भी सही है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है, तो हमारा जो असंगत विकल्प है वो यही होगा। पहला क्वेश्चन हो गया है सोल्व, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो चुका है भाई। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो जो रामायण शब्द है वो किससे बनता है, राम धन अयन से बनता है। किससे, राम धन अयन से बनता है। ऐसी कंडीशन में सुनिए, ये अयन यहाँ पे क्या है, प्रत्यय होता है, और अयन का मतलब मैंने बताया था क्या, उद्भव या चरित्र। क्या बताया था, उद्भव या चरित्र होता है। अयन का मतलब उद्भव या चरित्र, तो राम का चरित्र क्या है, रामायण है। अब बोर्ड पे देखिए, वहां पे क्या है, राम प्लस अयन है, राम प्लस अयन है। अब सुनिए बात, यहां पे अण्य प्रयुक्त हुआ है। क्या प्रयुक्त हुआ है, अण्य। तो मैंने कहा था अगर री ऋषि आ जाए और रै रथ आ जाए, ये दोनों जहां आ जाते हैं और उसके बाद में कहीं भी न है, तो व्यंजन संधि के प्रभाव के कारण ये न किस में बदल जाएगा भाई, अण्य में बदल जाएगा। ये न का अण्य हो जाता है, ठीक है, व्यंजन संधि के प्रभाव के कारण। तो राम प्लस अयन, ठीक है, व्यंजन संधि भी कहा जाता है इसमें, लेकिन इसमें मूलतः कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। राम का चरित्र, व्यंजन संधि का केवल प्रभाव है, न का अण्य में बदला हुआ है। तो दो क्वेश्चन हमारे हो गए हैं सोल्व। चलिए 3 नंबर पे चलते हैं, कौन सा निस्संक का पर्यायवाची है। देखिए पहले तो इसमें संधि कौन सी है, विसर्ग संधि, निय प्लस संक। तो मैंने कहा था ना, विसर्ग के बाद अगर तालव्य घोष व्यंजन आ जाए तो विसर्ग भी तालव्य स में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है, तालव्य स में। और निसंक का मतलब होता है भय रहित। क्या, भय रहित, भय रहित, भय नहीं है उसको, डर नहीं है, तो डर नहीं है इसका मतलब वो सुरक्षित है, निर्भय है, निश्चित है। इस निसंग का, ये निसंग का पर्यायवाची पूछा है ना, पर्यायवाची नहीं है उसको पहचानना है। तो सुरक्षित भी निसंक को कहते हैं, निर्भय भी निसंक को कहेंगे, निश्चित है, निश्चित है एकदम, उसको भी क्या कहेंगे, निसंग कह सकते हैं। लेकिन निस्संग, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो बनता है किससे, निय प्लस संग से बनता है। तो आपने देखा विसर्ग के सामने कौन, दंत्य अघोष, तो विसर्ग भी दंत्य स में बदल गया, तो बन गया निस्संग। क्या बन गया, निस्संग। इसका मतलब होता है बिना साथ के। क्या, बिना साथ के। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द। बैठ गए सब तरु छाया में, तो तरु छाया शुद्ध रूप पूछा है। आपको मैंने कहा था कि तरु उ और आगे 6 वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, 6 वर्ण आ जाए। सुनिए बोर्ड पे, मैंने एक बात कही थी, जैसे आ गया वृक्ष छाया, तो ऐसे लिखते थे ना वृक्ष छाया को, ठीक है ना, वृक्ष की जगह उसने तरु डाल दिया, तरु शब्द डाल दिया, वो वृक्ष को ही कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा था परिच्छेद, क्या कहा था, परि प्लस छेद, प्लस को धन बोलते हैं, परिधन छेद। तो देखिए अगर प्लस से पहले इधर क्या है, धन से पहले अगर ई यू की मात्रा के बाद 6 वर्ण आ जाता है, कौन सा, 6 वर्ण आ जाता है, तो बीच में च का आगमन होगा। तो बीच में च का आगमन कहाँ है भाई, यहाँ है, बीच में च का आगमन यहाँ है 6 नंबर ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन है सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद, ये तो सभी को पता होगा, मुंशी प्रेमचंद गोदान के लेखक है। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार बताइए। ये वाक्य मैंने करवाए थे आपको कहाँ, मैराथन क्लास में। वाक्य कहाँ करवाए थे, मैराथन। लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने का लास्ट का जो पार्ट था ना, मिश्र और संयुक्त का, वो छूट गया था। मिश्र और संयुक्त का जो पार्ट था वो छूट गया टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो ध्यान रखिए, यदि कहीं विभक्ति आ जाए, यदि ये वाली कोई संयोजक आ जाए, यदि ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही, यदि जैसा जिन्हें, जैसा जिन्हें, ना आएगा ना जाएगा, ये वाले जब शब्द आ जाते हैं तो वाक्य कैसा बन जाता है, मिश्र बन जाता है। कैसा वाक्य बन जाता है, मिश्र बन जाता है। तो यदि विभक्ति आ गई, यदि संयोजक शब्द आ गया तो वाक्य कैसा हो गया, मिश्र। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर। चलिए हाँ भी, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, देखो आशा, आशातीत, यथाशक्ति, यथा किसमें आता है, अविभाव समास में। प्रतिदिन किसमें आता है, प्रतिदिन का मतलब होता है दिनों दिन, प्रति उपसर्ग लगा ना यहाँ पे, तो इसका मतलब उपसर्ग जहां यूज होगा वो समास होगा कौन सा, अवयवी भाव। कौन सा, अवयवी भाव समास होगा, ठीक है। आमरण उपसर्ग लग गया, कौन सा, अवयवी भाव समास। प्रतिदिन में अवयवी भाव, यथाशक्ति में अवयवी भाव। आशातीत, आशा से परे, क्या, आशा से
परे, आशा से परे, से विभक्ति आ गई और विभक्ति जहां आ जाती है, कारकों की विभक्ति जहां आती है वहां कौन सा समास होता है भाई? तत्पुरुष समास होता है। कौन सा? तत्पुरुष समास से काफी क्वेश्चन आए, तत्पुरुष समास होगा वहां पे। तो यहाँ पे आशातीत में तत्पुरुष है। सरस का विलोम तो सभी को पता होगा, नीरस होता है। ठीक है, सरस का विलोम को क्या होता है? नीरस होता है। सोने में सुगंध, एक तो सोना है, ऊपर से सुगंध हो रही है, इसका मतलब कोई वस्तु है वो उसके अंदर गुण ज्यादा है, और ज्यादा गुण आ जाए इसका मतलब उसको कहा जाता है सोने में सुगंध है। तो सुंदर वस्तु में और ज्यादा गुण आ जाए वो क्या होता है? सोने में सुगंध, या सोने पर सुहागा भी कह सकते हैं अपने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और रह गया पीछे। अग्नि का पर्याय नहीं है, तो ध्यान रखिए अग्नि के पर्याय मैंने आपको बताए होंगे। अग्नि का पर्याय होता है अनल, सॉरी हाँ अनल, अनिल हवा का, अनल आग का। एक होता है कृषाणु, एक होता है हुतासन, हुतासन, एक होता है पावक, एक होता है दाहक, एक होता है जातवेद, जातवेद, एक होता है वन्ही। ठीक है, और भी कई सारे होते हैं। तो देखो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है मयूख, रुको, पावक अग्नि का होता है, वन्ही अग्नि का होता है, कृषाणु अग्नि का होता है, बच कौन गया? म्यूख। ये म्यूख जो पर्यायवाची होता है ये किरण का पर्यायवाची है। रश्मि जिसको बोला था, किरण जिसको बोला था, उषा, मरीचि, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? किरण के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा समस्त पद मध्यलोपी, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कह रहे हैं क्या हो सकता है? सभी बच्चे क्या पूछ रहे हैं? समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। सीधी सी बात है, तत्पुरुष है, इसका मतलब कोई ना कोई क्या आएगी? विभक्ति आएगी। क्या आएगी? विभक्ति आएगी कोई ना कोई। ठीक है, मैं कर रहा हूं, देखो शुरू में पवन चक्की लिखा है। क्या लिखा है? पवन चक्की। फिर आगे क्या लिखा है? वन मानुष। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? मधुप। फिर लास्ट वाला क्या लिखा है? घृतान। घृत, घी, अन्न मतलब अन्न होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जहां विभक्ति आ गई वहां क्या करोगे? तत्पुरुष समास करोगे। ये मैंने कहा था आपको, जहां विभक्ति आ जाए वहां तत्पुरुष समास करोगे। यस और नो? जहां विभक्ति आ जाए वहां तत्पुरुष समास करना है आपको। 6 कारकों की विभक्तियां तत्पुरुष समास के अंदर होती हैं, ये बात आप सभी को पता है। अब बोर्ड पे एक बात देख लीजिए, गौर से देखना। पवन चक्की का समास विग्रह करता हूं, पवन चक्की का समास विग्रह जब करता हूं तो पवन चक्की का समास विग्रह होता है पवन से चलने वाली चक्की। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। ये देखना, मधु, मधु को पीने वाला। घृतान, घृत में पका अन्न। घृत में पका जो अन्न होता है उसको घृतान कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, बोर्ड पे देखिए, इंपॉर्टेंट बात सुनिए। क्या कि अगर उसने कहा है समस्त पद, इसका मतलब होता है कारक जब समास विग्रह करते हैं, समास को दोबारा समासिक पद जब बनता है, इसका समासिक पद जब बनेगा तो क्या बनेगा? पवन चक्की। क्या पद बनेगा? पवन चक्की। इसका मतलब बीच की कौन सी विभक्ति लोप होगी? से चलने वाली विभक्ति का क्या कर दिया? लोप कर दिया। वास्तव में विभक्ति कौन सी लोप होती है? से विभक्ति भी लोप होना था, लेकिन इसके साथ कुछ अन्य विभक्तियां थी जो लोप हो गई, उसको कहते हैं समस्त पद। यानी समस्त पद का लोप हो जाना, बीच वाले सारे, सिर्फ मुख्य पद, ये वाला पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, प्रथम पद, अंतिम पद रहने चाहिए, उसके बाद सारी की सारी बीच वाले पद का लोप कर दो, उसे कहते हैं समस्त पद। मध्यम लोपी का मतलब होता है बीच वाले पद का लोप हो जाए, यानी विभक्ति के साथ साथ कुछ अन्य पदों का भी जब लोप हो जाता है तब वहां समास कौन सा होता है? समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। ठीक है, तो कारक लोप हो गया, कारक इसमें भी लोप हो रहा है, 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 लेकिन इनमें चलने वाली लोप हो रही है, रहने वाला भी लोप हो रहा है। ठीक है, पका भी लोप हो रहा है। इसका मतलब इसमें क्या है? सभी में समस्त पद का लोप हो रहा है, कारकों के साथ किसी अन्य पद का लोप हो रहा है। यहां से आंसर मिल जाएगा।
मध्यम पद लोपी, तत्पुरुष क्यों कहा? क्योंकि कारकों की विभक्तियां लोप है। मध्यम पद लोपी का मतलब होता है प्रथम प्रधान और अप्रधान पदों के बीच की विभक्ति लोप होगी, मध्यम से विभक्ति लोप होगी। देखिए पवन से चलने वाली, ये से चलने वाली विभक्ति लोप होगी और बन गया क्या? पवन चक्की। वन में रहने वाला मानुष, ये में रहने वाला बीच से, प्रथम और सेकंड के बीच से सारा पद लोप हो गया, ये भी बीच से मध्यम पद लोपी है। अब देखो घृत में पका अन्न, ये वाला बीच में से लोप हो गया, क्या बन गया? घृतान्न बन गया। क्या बन गया भाई? घृतान्न बन गया। इसका मतलब इसमें भी बीच का लोप हुआ। इसमें देखो मधु को पीने वाला, मधु को पै मतलब पै पीने वाला, वाला इधर चला गया, ये वाला लास्ट से मध्यम से लोप हुआ है। क्या वाला? वाला इसमें नहीं है ना, इसका मतलब लोप हो गया। मधु को पीने वाला, तो वाला लोप हुआ है, वो मध्यम से नहीं हुआ। ध्यान रखना, समस्त पद मध्यम लोपी का मतलब होता है जब प्रधान और अप्रधान पद होते हैं दो, प्रथम पद और द्वितीय पद मान लो, प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच की सारी विभक्ति लोप हो जाए, कारक की विभक्ति लोप होगी जो तत्पुरुष होगा, कारक के साथ किसी अन्य की विभक्ति लोप हो जाए, इसका मतलब समस्त पद, और आगे क्या है? बीच से लोप होगा कोई ना कोई पद, साइडों से नहीं होगा, बीच से लोप हो, इसका मतलब होता है मध्यम पद लोपी। ठीक है, मध्यम का मतलब मध्यम से कोई पद का लोप हो जाए, तो मध्यम से बाकी सभी में हो रहा है, मधुप में लास्ट वाला पद लोप हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर सही है। यस और नो? हो गया? आगे चलें। ये वाला ई प्रत्यय किस में लगा हुआ है? क्या पूछा उसने? ई प्रत्यय पूछा है। क्या पूछा? ई प्रत्यय पूछा है। ई प्रत्यय के बारे में सुनिए। ई प्रत्यय लगाना है अपने को। देखो पाणिनि, पाणिनि प्लस ई, या पाणिनि लगा दूं तो भी ये प्रत्यय लगा दूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग प्रत्यय जब जुड़ेगा अंतिम स्वर का लोप कर देगा, पाणिनि बन जाएगा। विचारणीय, तो ध्यान रखिए विचारणीय, विचार प्लस अनीय प्रत्यय से बना है। किससे? विचार प्लस अनीय प्रत्यय से बना है। सुनिए बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, विचार प्लस अनीय प्रत्यय से बना है। विचार, अरे क्या लिख दिया? विचार प्लस कौन सा प्रत्यय से बना है? अनीय। तो क्या बन गया? विचारणीय, ये बन गया ना आपके हिसाब से, तो ये बनना चाहिए। मैंने कहा था ना नए से पहले रह आए ना, अरे रीरी से है तो नए को नए में बदल दो, व्यंजन संधि का प्रभाव। क्या बन गया? विचारणीय। वैसे ही पता लग रहा है, इस प्रत्यय को अलग करो, शब्द क्या बन गया? विचारण बन गया। क्या बन गया? विचारण। कोई शब्द नहीं होता है, इधर मानव बनेगा, इधर भवत बनेगा। क्या बनेगा भाई? व्यंजन संधि पड़ी है ना, भवत प्लस ई है। तो अगर प्रथम के सामने घोष व्यंजन आ जाए तो प्रथम अपने ही वर्ग के तृतीय में बदल जाएगा, तो क्या बन गया? भवती है। समझ गए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विचारणीय में प्रयोग नहीं हुआ, बाकी सभी में प्रयोग हुआ है। ये आंसर गलत है, इन पे मत ध्यान देना भाई, ये आंसर गलत है, इन पे मत ध्यान देना। चलिए, एक अकेला 2 11, ये एक अकेला है, बिल्कुल अकेला। इसके साथ एक और बिठा दो, 11, यानी क्या हो गया इनका? संगठन। संगठन में शक्ति होती है, अभी एक अकेला अकेला होता है और एक और मिल जाए तो 11 के बराबर है, तो संगठन में शक्ति। सीधी सी बात है। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, बताया था मैंने, एक तो होता है शस्त्र, शस्त्र का सह और साथ का सह, शस्त्र साथ रखकर चलाए जाते हैं, और अस्त्र, अस्त्र को फेंक कर चलाया जाएगा, फिर एक साथ रखकर चलाया जाता है, फेंक कर चलाया जाता है। जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं भाई। उसे फेंका नहीं जाता, जो फेंका जाता है उसे अस्त्र कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अनंग किसका पर्यायवाची है, या किस शब्द? अनंग शब्द का अर्थ होता है बिना अंग वाला। क्या? बिना अंग वाला। और बिना अंग यानी बिना शरीर का कह सकते हैं। अनंग जो पर्यायवाची होता है वो कामदेव का होता है। किसका? कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची है अनंग। अनंग। ठीक है, तो अनंग का मतलब होता है बिना शरीर का। वाक्यांश के लिए, एक शब्द के लिए संदर्भ में असंगत यानी गलत चुनना है, बाकी 3 से भिन्न होना चाहिए। वो सुनिए, क्या? बाकी 3 से भिन्न होना चाहिए। जो क्रय किया गया उसे क्रीत कहते हैं, सही बात है। जो हाथ जिसका बहुत ज्यादा चलता हो उसे कहते हैं क्षिप्र, क्षिप्र हस्त। क्या कहते हैं उसे? क्षिप्र हस्त। जिसका हाथ बहुत फास्ट चलता है उसे कहते हैं क्षिप्र हस्त। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री जो होती है, सुंदर और लंबे बाल जो होते हैं उसे कहते हैं केशिनी। क्या कहते हैं? केशिनी कहा जाता है, लेकिन इसने भी केशिनी लिख रखा है। चलो आगे वाला देख लेते हैं। ये भी सही है, ये भी सही, ये कुछ सही है, इसको देखते हैं। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है, कृत्रिम वेश का मतलब उसके पास
अपना वास्तविक रूप नहीं है, वो अपना छद्म रूप लिए घूम रहा है, वो अपना छद्म रूप लिए घूम रहा है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, जो छद्म लिए रूप घूम रहा है उसको क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं छद्मी। वो कृत्रिम वेश लेके घूम रहा है, झूठा वेश है उसके पास, इसका मतलब वो झूठा है। तो छद्म का मतलब समझिए मिथ्या, मिथ्या या झूठा है उसके पास। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो असंगत है, असंगत बीच वाला बच गया, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखो। अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए और अशुद्ध वाक्य को पहचानना। देखिए किसी और अन्य, ये देखो यहां पे गड़बड़, से परामर्श लीजिए। देखो या तो किसी अन्य से परामर्श लीजिए या किसी और से परामर्श लीजिए, दो शब्द एक साथ नहीं लिख सकते जिनका अर्थ एक ही हो। तो यहां पे कह सकते हैं अनुपयुक्त शब्द नहीं, पुनरावृत्ति वाले शब्द, पुनरावृत्ति संबंधी, क्या पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धि है। एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो गई, जैसे मेरे लिए गर्म गुनगुना दूध लाओ, तो गर्म ले आओ या गुनगुना ले आओ एक ही बात है। ठीक है, तो पुनरावृत्ति हो गई ना, वो वाली बात है। तो बाकी तो ये देखने की जरूरत नहीं, अशुद्ध यही है। अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें, ये अनुग्रहित शब्द ऐसे होता है भाई, थोड़ा सा इसमें गलती थी, बाकी ये पूरा ही गलत है। ठीक है, मानवीय दुर्बलता है, मैंने अंदर कार्य करने में अभ्यस्त यानी आदि हूं। अभ्यस्त का मतलब मैंने कहा था ना आदि, आदि हूं, आदत है। वाक जाल का संधि विषय देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, वाक प्लस जाल। प्रथम के सामने घोष, प्रथम के सामने तीसरा चौथा आ जाए, प्रथम के सामने जब तीसरा चौथा आ जाता है, ये प्रथम, इसके सामने तीसरा अक्षर, तो ये भी किस में बदल गया, अपने तीसरे में बदल जाता है, यानी गै में बदल जाएगा हलंत में। तो गै हलंत आएगा, तो वाक प्लस जाल पहला ही ऑप्शन है अपना। विद्या धन शब्द में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिया गया, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, यानी कि विशेषता बता रहे हैं ऐसे धन की जो विद्या के समान है, विद्या रूपी धन है। ठीक है, तो विशेषता किसमें बताई जाती है, कर्मधारय समास में बताई जाती है। और कोई समास मत सोचना इसमें, ये समास नहीं है। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग आपको मैंने शब्द शुद्धि में बताया होगा, कवित्री ऐसा लिखा जाता है भाई। तो उसने कवि का स्त्रीलिंग पूछ लिया साथ में, और साथ में नीचे शब्द शुद्धि भी पूछ ले। अब कवित्री तो सभी ने पढ़ा है कि कवि का स्त्रीलिंग पढ़ते ही कवित्री, लेकिन कवित्री नीचे ये वाली कवित्री, ये वाली कवियत्री। अब कवि का है तो कवियत्री लगा देंगे आगे, ये गलत हो गया भाई, कवियत्री नहीं होता, कवित्री होता है, इस बात का। उसी टाइप से रचयिता नहीं होता, रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। ठीक है, ये वाले शब्द थोड़े ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं बात, वाक्यांश के लिए संदर्भ में संगत को चुनिए जिसकी ईप्सा, ईप्सा मतलब इच्छा की गई हो, उसे ईशान नहीं, उसे कहते हैं ईप्सित। क्या कहते हैं, ईप्सित। जो छाती के बल चलता हो, उत्क्षिप्त नहीं कहते भाई, उत्क्षिप्त का मतलब होता है उछाला हुआ, छाती के बल चलने वाले को कहते हैं उरग। उरग का मतलब हृदय, गय का मतलब चलना। उरग कौन चलता है, उरग किसका पर्यायवाची है भाई, सांप का पर्यायवाची, किसका, सांप, भुजंग, अही, ठीक है, नाग, फणीधर, ठीक है, फणी, तो ये सारे सांप के पर्यायवाची थे। तो जो छाती के बल चलता है उसे उरग कहते हैं। उर का मतलब होता है हृदय या छाती, जिसके दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ, ये सही है। जो अच्छे कुल से उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं भी, जो अच्छे कुल से उत्पन्न हुआ उसे क्या कहेंगे, कुलीन कहते हैं, कृतार्थ नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला भी गलत है, पहले वाला भी गलत है, तो 3 नंबर बच गया हमारे पास में। ठीक है, ये सही हो जाएगा। किसकी वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध तो भैया मैंने अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, अनुग्रहित, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना इस बात का, अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं, अनुग्रहित। ठीक है, समझिए आगे क्या, अनुग्रहित हिंदी एनसीईआरटी से लिया गया, ये एनसीईआरटी से बहुत बार आया पेपर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए, वही आ गया, देखो परि प्लस कार, परिष्कार। देखो परि की छोटी मात्रा है यहाँ पे, प्रिय प्लस कार। जब विसर्ग से पहले आ और ई की मात्रा हो और विसर्ग के बाद क्रय धातु वाले शब्द आ जाए, जैसे प्रिय प्लस कृत, ऐसी कंडीशन में वहां क्या करते हो, बीच में क्या लगाना पड़ता है, बीच में हलंत ताल दंत्य सह का आगमन, सॉरी ताल व मूर्धन्य सह का आगमन करवाना पड़ता है, सॉरी मूर्धन्य सह का आगमन करवाना पड़ेगा। तो ये वाला सही है। हाँ, प्र प्लस ज्वल सुनना, ये कोई संधि थोड़ी है, प्र प्लस ज्वल कोई संधि नहीं है। ये शब्द की संधि क्या थी सही, प्र प्लस उज्ज्वल, क्या थी, प्र प्लस उज्ज्वल था सही शब्द, तो ये वाला।
जिसमें दोनों जय आ जाते हैं, इधर से प्र का ए और ऊ मिलके ओ बनाएंगे तो प्रोज्वल बन जाएगा, ये गलत हो गया। कृपाचार्य, ये भी सही है वैसे देखने से कृपाचार्य है, लेकिन वास्तव में शब्द होता है कृप प्लस आचार्य। ये वाला कृप भी लिख देते हैं कई जगह, लेकिन कृपा भी लिखा होता है, तो ये थोड़ा सा इसमें विडंबना है, ठीक है, कंफ्यूजन है। निय प्लस सुर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे सामने एक ही बच गया, क्या सही विकल्प क्या है, प्रिय प्लस कार, ठीक है। वास्तव में इसका जो सही पूछे ना, तो यहाँ पे जो विकल्प आना, सही विकल्प का चयन नहीं, उसने ये कहना था संधि के संबंध में गलत है, गलत पूछना था उसने। क्या पूछना था, गलत पूछना था, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्या ये भी सही आता है, ठीक है, ये सही है, तो बच कौन सा गया, ये ही बच गया अकेला, ये गलत होना था। उसने क्या पूछना था, यहाँ पे गलत कथन पूछना था। ये प्रश्न में थोड़ी सी क्या है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा प्रश्न में। ओरिजिनल क्वेश्चन हो तो तब तो अपने को पता लगे, ये क्या है, थोड़ा गैस क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ठीक है, गैस क्वेश्चन है। जैसे पेपर देते बाहर विद्यार्थी बता देते हैं सर ये क्वेश्चन आया, वो गैस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अवधूत का अर्थ, अवधूत सुनिए, अवधूत का मतलब क्या होता है, अवधूत कौन होता है अवधूत, देखो ये होता है ना, ऋषि का पर्यायवाची होता है, सन्यासी का पर्यायवाची है, किसका, सन्यासी का पर्यायवाची है, ये सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना, सन्यासी का पर्यायवाची है। तो सन्यासी क्या होते हैं, मस्त और फक्कड़ होते हैं ना, ठीक है, मस्त और फक्कड़, ठीक है, तो मस्त और फक्कड़ है सन्यासी, तो उसके लिए यूज होगा अवधूत का मतलब होता है मस्त। निरुपसर्ग, देखो निर्वचन में निर है, निर्वाह में निर है, निरत, निरत का मतलब होता है काम में लीनो, निरत में गलत है, इसमें निरुपसर्ग नहीं है, निर्मूल में निर है। देखो सभी में हलंत रह है या नहीं, हलंत रह, एक में हलंत रह नहीं है, यही हो जाएगा, क्योंकि निर रह हलंत पूछा है इसने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध इसमें निरोगी हो सकता है, क्योंकि निरोग को ऐसे लिखते हैं, निरोग, ठीक है, निरोग ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, क्योंकि पीड़ित सही है, जड़मती सही है, योग रूट सही है, ठीक है, तो बाकी सभी सही है, एक निरोगी गलत हो सकता है इसमें। द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत गलत पूछा है इसने। गंगा जमुना, तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, और गंगा और जमुना, गंगा और यमुना, जमुना इसको तद्भव रूप में जमुना बोल देते हैं, गंगा और यमुना। देखो इतरेत्तर द्वंद्व का मतलब होता है दोनों पदों की प्रधानता होगी और दोनों पदों को और लगा के लिखना होगा। वैकल्पिक द्वंद्व का मतलब होता है एक पद होगा, जैसे पाप या पुण्य, एक जगह पाप होगा एक जगह पुण्य होगा, या तो पाप होगा या पुण्य होगा। सुरासुर, या तो सुर है या असुर है। सुख दुख, या तो सुख है किसी व्यक्ति को या फिर दुख है, इसका मतलब विकल्प एक का ही चयन होगा। ऐसे समास होते हैं, या लगाना पड़ता है बीच में, सुख दुख, धर्म अधर्म, ठीक है, तो ये वाले। तो कृष्ण अर्जुन, इसमें वैकल्पिक नहीं है, इसमें इतरेत्तर ही होगा। क्यों होगा इतरेत्तर, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जब दोनों पदों की प्रधानता होती है तब उसे इतरेत्तर कहते हैं। यहाँ दोनों पद एक जैसे थे, न गंगा को प्रधान मान सकते, न इसको प्रधान मान सकते, न इसको गौण मान सकते हो, न इसको गौण मान सकते हो, दोनों को क्या मानना पड़ेगा, प्रधान। कृष्ण अर्जुन दोनों प्रधान, जब दोनों प्रधान होंगे वहां इतरेत्तर। इसमें सही लिखा है, इसमें गलत लिखा है, 71, 1 और 71, इसमें भी दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतरेत्तर। बाल बच्चा, समाहार, समाहार का मतलब होता है एक जैसा, जैसा जड़ी बूटी, बहू बेटी, रोटी पानी, इस टाइप से बाल बच्चा, ठीक है, तो ये वाले जब शब्द आते हैं एक जैसे उसे कहते हैं समाहार। तो एक ही है इसमें इतरेत्तर आना था भाई, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कृष्ण अर्जुन, ठीक है, कृष्ण अर्जुन इतरेत्तर होगा। अंधे की लकड़ी, अंधा है भैया, उसकी लकड़ी कितना काम करती है आपको पता है, अंधे की लकड़ी उसको कितना सहारा देती है। आप किसी की अंधे की लकड़ी बनना, मुहावरे का मतलब हुआ आप किसी का सहारा बनना। अंधे की लकड़ी का क्या होता है, बहुत ही सहारा होता है, तो एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा है बेचारे का। तो आप भी किसी की अंधे की लकड़ी बनना, कभी आपकी जरूरत पड़े किसी को, तो अंधे की लकड़ी जरूर बनना, ठीक है। परि उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है, परि उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है, तो देखिए यहाँ पे परिधि, पराकाष्ठा, परा से बना, प्र से बना और पर से बना। तो यहाँ पे एक तो परा उपसर्ग से बना है, एक प्र उपसर्ग से बना है और एक पर उपसर्ग से बना है। पर का मतलब दूसरा, दूसरों पर जो जीवित रहता है, प्रदक्षिणा और प्रकाष्ठा, ये तीनों ही अलग हैं। ये परिधि जो है ये परी से नहीं बना, सॉरी परी से बना है, ये परी से बना है, ये परा से बना है, ये प्र से और पर से बना है। उसने परी वाला पूछा तो ये परी वाला, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गए अपने क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन 30 थे, तो 30 के 30 हो गए हैं। कोई एक दो क्वेश्चन में काफी विडंबना आप झेल सकते हो, काफी आपको एक दो क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, उसके अलावा कोई प्रश्न कंफ्यूज करने वाला नहीं था। जो मैंने पढ़ने को बोला था वो पढ़ने थे आपको, पर्यायवाची और विलोम, उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, आपको अगर हमारा ये व्याख्यान या विश्लेषण समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दबा के शेयर कर दीजिए। अब आते हैं गुरदास सर आपके सामने रीजनिंग का व्याख्यान लेके, रीजनिंग की आंसर की लेके। चलिए आ रहे हैं गुरदास सर, धन्यवाद। हाँ जी दोस्तों, तो अभी आपने हिंदी की आंसर की है जो आपने मिलान कर ली होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं आपको BSTC इसके अंदर अभी रीजनिंग का वो करवाऊंगा, रीजनिंग के आंसर की चलवाऊंगा, ठीक है। तो आपका क्या स्कोर है, जो भी आपका स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कौन से सब्जेक्ट का कितना स्कोर है वो आप जरूर बताएं, ठीक है। चलो अपने स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के अंदर आंसर की क्या है आपके, आपका क्या स्कोर है जरूर शेयर करना है कि आपका रीजनिंग में क्या स्कोर है, आपका हिंदी में क्या स्कोर है, आपका इंग्लिश में क्या स्कोर है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किसका कितना स्कोर है, ठीक है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से रीजनिंग का। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, y के बाद क्या आ रहा है u, y किस पे होता है 25 पे, u किस पे होता है 21 पे। 4 माइनस क्या किया, 4 माइनस 23, 4 19, z और भी 4 माइनस हो रहा है। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ अपने पास 13, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, 9 मतलब i सब में दिया हुआ है, ठीक है। 4 माइनस करना है, अलग क्या है i g सब में सेम है, j भी है, j या h कैन से n से बने, n किस पे होता है, हाँ जी n किस पे होता है अपने पास, n होता है 14 माइनस क्या करेंगे 4, तो अपने पास या तो आंसर ये होगा या ये होगा। l किस पे होता है 12 8, तो आपका आंसर क्या जाएगा बी फॉर बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की उम्र उसके 5 गुना ज्यादा है। दोस्तों यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, 5 गुना ज्यादा है, ज्यादा नहीं कह सकते, 5 गुना है, फिर आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। 5 गुना ज्यादा का मतलब 1 और 6 होता है, 1 का 5 गुना ज्यादा मतलब 6 होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं दिया, यहाँ ज्यादा का केस है तो इसमें ज्यादा की बात नहीं हो रही, अपने पास क्या आना चाहिए, हाँ जी ज्यादा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सीधा 5 गुना होगा, तो मतलब 1 है और उसकी कितनी है 5, दोनों का अंतर कितना है 8, इनका डिफरेंस कितना है 4, तो अपने पास कितना आ जाएगा 2, 2 एकम 2 और 5 गुना कितना आ गया 10 और 2, 5 गुना कौन है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, ये है राम और ये है श्याम। तो आपको पूछा किसकी है, हाँ जी किसकी आयु पूछा गया है, तो राम की आयु कितनी हो रही है 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए 4 विकल्पों के, देखो मैंने आपको जब सीरीज करवाई थी मैराथन क्लास के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सीरीज सॉल्व करना है या कोई भी क्वेश्चन आपको क्या याद होनी चाहिए, क्यूब, ठीक है, क्यूब आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए, बेसिक फंडे होते हैं जो आपकी स्पीड को इंप्रूवमेंट करेंगे, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी अगर आप ये फंडे। आप देखो ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब, अब इसमें से क्यूब देखो कौन कौन सी है, ये क्यूब है क्या नहीं है, ये क्यूब है क्या नहीं है, ये क्यूब है क्या नहीं है, सबकी सब क्यूब है नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जो क्या है, तीनों ही क्या है क्यूब है। 64 किसकी क्यूब है 8 की क्यूब, 125 किसकी क्यूब है 5 की क्यूब, 216 किसकी है 6 की क्यूब, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी खाद्य पदार्थ और सब्जियां याद होगी आपने मैराथन क्लास के अंदर ये क्वेश्चन आपको करवाया था मैंने, और उसी के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी बताया था और वही क्वेश्चन आपको देखने को मिला। खाद्य पदार्थ, हाँ जी खाद्य पदार्थ, खाद्य और सब्जियां, ठीक है, खाद्य पदार्थ खाद्य और सब्जियां, आपका आंसर क्या आ जाएगा ए फॉर एप्पल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात संबंधित है, प्रति चक्रवात के उल्टा अपोजिट हो रहा है, ठीक है, चक्रवात है तो प्रति चक्रवात है, अपोजिट हो रहा है अपोजिट, ठीक है। बाढ़ है तो वहां क्या होगा, अगर यहाँ बाढ़ आ रही है पानी ज्यादा है तो अपोजिट क्या करेंगे सूखा होगा, ठीक है, क्या आएगा सूखा, क्या आंसर आ जाएगा आपका डी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कबूतर पक्षी और कुत्ते, कबूतर पक्षी, देखो ये ऐसे तो डायग्राम तो बन नहीं सकता, अलग अलग भी नहीं है क्योंकि कबूतर है वो क्या है पक्षी भी हैं, तो ये बात तो नहीं है कि सारे कुत्ते वो क्या हैं, सारे कुत्ते क्या हैं कबूतर या पक्षी, ऐसी बात तो कोई नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा होगा डी फॉर डॉग आ जाएगा। इसमें देखो क्या बनेगा आपके, ये क्या है कबूतर और सारे कबूतर क्या है पक्षी होते हैं, और क्या है कुत्ता उसका क्या बन जाएगा अलग बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, डायग्राम क्या बन जाएगा अलग बन जाएगा, डी फॉर डॉग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
7 नंबर क्वेश्चन, अगर इसका मतलब ये है, अगर भाग का मतलब क्या है इनटू, पहले अपने क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 8 16 4 और 2, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा भाग, भाग को क्या लिख सकते हैं, भाग को लिख सकते हैं इनटू, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इनटू, इनटू का मतलब है माइनस, और उसके बाद लिखा है माइनस, और माइनस का मतलब है भाग, माइनस का मतलब क्या है भाग, और भाग का मतलब क्या है दोस्तों, हाँ जी, भाग का मतलब है इनटू, और भाग का मतलब क्या है इनटू। पहले सॉल्व किसको किया जाता है, बॉडमास का नियम क्या कहता है, हाँ जी, बॉडमास का नियम किस स्टूडेंट को नहीं पता, तो बॉडमास के नियम के पहले अपने किसको सॉल्व करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इनटू, उसके बाद प्लस माइनस, जो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसका क्या नियम है मैं आपको मैथ करवाऊंगा, उसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर कंप्लीट इसका मेथड क्या है कंप्लीट समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो पहले सबसे पहले किसको हल करना है अपने को, हाँ जी, किसको हल करना है, भाग को सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 16 में 4 का भाग नहीं तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। फिर अपने इंटू करेंगे, इंटू करेंगे तो कितना आएगा 8 दूना 16 आ जाएगा, हाँ जी, कितना आएगा 8 दूना 16, और इधर भी कितना आएगा अपने पास इंटू है, और 4 दूना कितना आ गया 8, 4 दूना कितना आ गया 8, ठीक है। 8 दूनी 16, माइनस का ये माइनस ही रहेगा, भाग को सॉल्व करने के बाद 4 दूना 8, तो ये अब इंटू को सॉल्व करेंगे, पहले घटाना नहीं है, पहले घटाना नहीं है, ठीक है। पहले 4 दूना कितने हुए 8, और 16 माइनस 8 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 16 माइनस 8 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्या करना है, श्रेणी के अंदर लुप्त संख्या याद करनी है, नेक्स्ट में आने वाली संख्या कौन सी है, हाँ जी, जल्दी से बताओ क्या है। देखो 7 4 कितना है 11, 7 4 कितना हो रहा है 11, और 7 कितने हो रहे हैं 18, और 11 कितने हो रहे हैं 19, जो बैक साइड वाला नंबर है वो क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, ठीक है। यही लॉजिक है इसका, तो इसके अंदर जोड़ेंगे तो 8 9 और 7 कितने 6, लास्ट में 6 आएगा, एक ही आंसर है आपका डायरेक्टली, ठीक है। 6 16 1 5 और 1 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव, ध्रुव क्या है चुंबकीय, और बैटरी के अंदर क्या होता है टर्मिनल, बैटरी के अंदर क्या होता है टर्मिनल कम्युनिकेशन, ऊर्जा, ठीक है, बिजली और सेल्स सारे क्या बैटरी के अंदर ही होते हैं, लेकिन क्या टर्मिनल उसके अंदर मेन पॉइंट है ध्रुवी, ध्रुव के अंदर क्या है चुंबक, इसी के अंदर आपका आंसर क्या होगा डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। असंगत को आपने याद करना है, विस्तृत करना और चौड़ा करना दोनों ही क्या है मतलब फैला देना, ठीक है। दोनों क्या है हल्का है और भारी है, एक हल्का है और दूसरा क्या भारी, अपोजिट है। लघु भी है और छोटा भी है, लघु भी है और छोटा सेम है, बड़ा और विशाल, इसका मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। हल्की और भारी अपोजिट साइड है, ये दोनों क्या है सेम है, ये भी क्या है सेम कैटेगरी के वर्ड है, ठीक है। बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है डायरेक्टली देखना है, इनटू करेंगे तो कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा 3 और 2 5, क्या यहाँ पे 5 है 2, यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी है 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डी फॉर दिल्ली। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली आपने क्या देखना है कि पॉइंटों, देखो 3 और 2 कुल कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट होगा, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो यहाँ देखो 2 और 3 कितने हो गए 5 संख्याओं के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, डी फॉर दिल्ली। ये है मैथ के कॉन्सेप्ट जो आपको मैं नंबर सिस्टम के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 12 72, ठीक है, 72 दिया हुआ और 72 में आपने क्या करना है 6 का भाग देंगे, कितना आएगा 12, और 12 का कर दिया मैंने 2 गुना, मान लिया 24 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 96 में किसका भाग देंगे 12, और 12 8 कितने हो गए 96, इसका डबल करेंगे तो 8 गुना कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। लास्ट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 108 में किसका भाग देंगे अपने 18, तो कितना आया 18 6 108, इसका करना है अपने को डबल, तो यहाँ आंसर आपका कितना आएगा, हाँ जी कितना आएगा, हाँ जी कितना आएगा 12 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कितनी बार 2 लगातार दिए हुए हैं, 2 लगातार दिए हुए जिनके मध्य में क्या होना चाहिए 2 अंकों का अंतर, देखो पहला तो 7 और 5, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक अब देखो 5 9 में इसमें नहीं है, 9 5 में देखो इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, 3 5 एक ये रहा, ठीक है, 9 5 इसमें नहीं है। अब इसे चेक करते चलो जल्दी से जल्दी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 5 फिर दे दिया आपको, ठीक है। यहाँ 3 5 होगा, वहां तो अंतर होगा ही होगा, यहाँ 3 5 होगा। अब देखो कितने हो गए 1 2 3 4 और 5 हो चुके हैं, ऑप्शन तो आपके पास और भी है, और भी देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ है 4 प्लस हो रहा है, इसमें कितना प्लस हो रहा है अपने को 3, 2 ही प्लस होने चाहिए, ठीक है। प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है,
यहाँ 4 है, यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ 4, आगे देखते हैं 5, ठीक है, 9। तो अपने पास इसके अंदर कितने हो रहे हैं? 4 ही ऐसे हैं जो 1 2 3 4 और 5 ऐसे संख्या जिसके 2 अंक आ रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितनी बार 5 के बाद 9 है? क्वेश्चन क्या सोल्व करना है कि 5 के बाद 9 है। पहले तो आपको 5 और 9 फाइंड करना है, लेकिन परंतु इन जोड़े से पहले 5 से पहले 3 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 3 नहीं होना चाहिए। पहले आपने क्या करना है? 5 और 9 फाइंड करना है। पहले आपने क्या करना है? 5 और 9 फाइंड करना है। पहले आपने क्या करना है? 5 और 9 फाइंड करना है। कहां कहां है? देखो 5 और 9, ये रहा 5 और 9। उसके बाद कहां है? 5 और 9। उसके बाद कहां है? 5 और 9। उसके बाद कहां है? 5 और 9। सिर्फ आपको 5 9 देखना है सर। 5 9 और कहां है? 5 9, ये रहा 5 9, ठीक है, ठीक है। देखो 5 9 इसमें काउंट कर लिया अपने। 5 9 यहां भी आ रहा है, 5 9 और यहां भी 5 9 आ रहा है, ठीक है, 5 9। लेकिन क्या होना चाहिए? इससे पहले 3 नहीं होना चाहिए। एक तो यहां पे ये आ जाएगा, इससे पहले 3 नहीं है, ठीक है। इससे पहले 3 है तो मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये भी है, इससे पहले ये है, एक ये हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 9 इससे पहले ये भी हो जाएगा। 3 नहीं होना चाहिए, 3 तो नहीं है ना, ठीक है। और एक ये भी हो जाएगा, 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 5 9 के पहले 3 है, मतलब ये काउंटर नहीं करेंगे अपनी। 5 9 से पहले 3 नहीं है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5 हो जाएंगे। कितने होंगे? 5। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? C4, कैट आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो। हाँ जी, क्या है? कुछ भी नहीं है, जल्दी से कर दो, बता दो क्या आंसर, बता दिया करो। 8 है, 8 है, कोई मतलब नहीं है, सेम ही है। कितना प्लस किया है? अरे कितना? 6, इसमें प्लस कर दो 6, कितना आ जाएगा? 34। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, असंगत को याद कीजिए, असंगत को याद करना है, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, कौन सा आएगा? हाँ जी, हाँ जी, कौन सा आएगा इसके अंदर? आपको अगर ये बोले कि एक संगत, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। अब इनमें से क्या आएगा असंगत को? हाँ जी बताओ। अब देखो इसके 4 में से 2 आमने सामने बराबर है, ठीक है। इसके भी आमने सामने क्या है? लाइन बराबर है। इसके भी आमने सामने क्या है? बराबर है। लेकिन इसके आमने सामने की जो साइड है वो बराबर नहीं है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 2 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, यदि ये क्वेश्चन किसका आ गया आपके सामने? मैथ का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है? कुल सिक्के कितनी है? 378 सिक्के हैं। कौन कौन से टाइप है? 1 रुपए वाला है, 50 पैसे वाले हैं और 25 पैसे वाले हैं, ठीक है। जिनका मूल्य कितना है? ये 13 है, और ये कितनी है? 11 है, और ये कितनी है? 7 है, ठीक है। आपको क्या बनाना है? इनके ये है मूल्य, ये इनका क्या है? मूल्य है। ये इनका क्या है? मूल्य है। लेकिन आपको निकालना क्या है? सिक्कों की संख्या कितनी है। आपको क्या करना है? इसके सिक्कों की संख्या कितनी है वो आपको निकालना है। सिक्कों की संख्या का अनुपात निकलेगा। देखो 1 रुपए वाले हैं, 50 पैसे वाले हैं, 25 पैसे वाले हैं, ठीक है। 1 रुपए वाले 13, तो सिक्के कितने होंगे? 13। 50 पैसे वाले कितने? 11 रुपए, सिक्के कितने होंगे? 22, ठीक है। और 25 पैसे के 7 रुपए, तो 7 चुके कितने हो गए? 28। ये कैसे आया? अरे ये कैसे आया? ये सब के सब मैं आपको मैथ करवाऊंगा, उसके अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो कुल काउंट करो कितना हो गया? 8 2 10 और 3 13, 1 तो कितना आ गया? 6। कितना आ गया? टोटल 63। कुल सिक्के कितने हैं अपने पास? कुल सिक्के कितने हैं अपने पास? 368। किस पे जाएगा? 6 पे चला जाएगा, ठीक है। अब आपसे वो किसी का आंसर पूछ ले, किसी का भी आंसर पूछ ले, प्रत्येक को किससे इंटू कर दोगे? 6 से इंटू कर दोगे, सबका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? 50 पैसे वाले, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे 25 पैसे वाले पूछे तो कितना आएगा? हाँ जी, 8 6 48, 4 12 और 4 16, 168 आ जाएगा, ठीक है। 8 6 48, 4 12 और 4 16, इसको 13 6 कितने? 78, 78। 1 रुपए वाले पूछे 78, 25 पैसे वाले कितना है? 168। सभी के सभी आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, इसको ये लिखा जाता है, एस किस पे होता है? 19, 19 2 21, 20 2 22, ठीक है, 25 और अब देखो यहाँ पे प्लस किया 1, 25 और 1 26, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस किया। अब नहीं इसको चेक करते हैं क्या सेम ही है क्या? चलो सीधा ही होगा गाइस। इसको एम को देखते हैं। एम से क्या आएगा? एम है अपने पास, इसमें भी एम, ठीक है। इसमें 2 प्लस है। एम किस पे होता है? 13,
m किस पे होता है 13, और 13 और 2 क्या होगा 15। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर होता है। लास्ट में देखो क्या किया है, इसमें क्या किया 5 में से 2 माइनस किए हुए हैं, ठीक है, और इसमें से माइनस किया। लास्ट का एक ही चेक कर लेते हैं, लास्ट के अंदर 2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर बी आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा ए और एप्पल आएगा। ठीक है, कंप्लीट हल करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्यों चेक किया, देखो इसके अंदर ओ आ रहा है, इसके अंदर ओ रहा है, इन दोनों को तो क्रॉस ही कर देंगे, पहले गलत हो जाएगी, ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। अब आंसर ये भी हो सकता है, ये भी। अब डिफरेंट दोनों में लास्ट का डिफरेंट अलग अलग है, तो मैंने ओनली फॉर लास्ट का ही चेक किया है। तो डी में से 2 घटाएंगे, यहाँ भी 2 घटा हुआ है ना, देखो 5 में से 2 कम है, यहाँ भी देखो 20 में से 2 कम है, तो यहाँ से 4 में से 2 करें 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की ओर चला। घर से निकला, 10 मील किस तरफ पश्चिम की ओर चला, फिर वह दाईं ओर टर्न लिया, फिर 10 चला, फिर वह बाईं मुड़ा और कितना चला 5, फिर वह बाईं मुड़ा और 10 चला, ये यहाँ पे आ गया है। अंत में बाईं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अंत में यहाँ आने के बाद वो किस साइड में चलता है, हाँ जी बाईं ओर, और कितना चलता है 15। ठीक है, तो अब वह स्थानीय से कितनी दूरी पर है, तो ये 5 है, ये 10 है, तो ये वापस घर ही पहुंच गया, तो दूरी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, दिव्या और दक्ष कितने व्यक्ति हैं 2, कितने व्यक्ति हैं 2। ठीक है, अब ये कितने 2 व्यक्ति, 2 इंटू औसत कितना है 22, कुल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44। लेकिन इन सभी की औसत किसको जोड़ दिया, इन सभी की औसत, अब किसको जोड़ दिया, सुरभि को जोड़ दिया, तो व्यक्ति कितने हो गए 3 इंटू औसत कितना है 28, औसत कितना है 28, तो कितना 28 कितने होते हैं 84, 0 और 4। ठीक है, इसको इसमें से घटाना है, इसको इसमें से घटाना है, 84 कितना आ गया अपने पास 40 में, आपका आंसर कितना आ जाएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले, राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले, किंतु प्रिया जितने नहीं मिले, प्रिया को राज से भी ज्यादा मिले, प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले। अब प्रिया को गौरव और कविता से ज्यादा अंक मिले। ठीक है, गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए। अब देखो गौरव को मुकेश से कम प्राप्त हुए, तो गौरव यहाँ आ जाएगा, और जीएत इसके नीचे की ये वाला कौन कविता है यहाँ आ जाएगी। ठीक है, 500 में सबसे कम नहीं थे, परंतु उसके अंक 500 में सबसे कम नहीं थे। किससे कम नहीं थे, किसके, गौरव की बात हो रही है। ये गौरव को मुकेश से कम, लेकिन सबसे कम तो क्या फर्क क्या आ जाएगा, कविता आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली। ठीक है, लड़के का परिचय करवाया, ये है लड़का और ये है लड़की। बोली ये है मेरे पापा, ये है, इसके बारे में बोले ये है मेरे पापा के पिताजी की लड़की का लड़का है, तो ये इसका कौन पिता और ये इसका पिता, इसकी लड़की, तो ये कौन हो गए भाई बहन, तो इसके क्या लगेगी बुआ, और बुआ का, हाँ जी बुआ का लड़का, तो क्या लगेगा भतीजा जाता, बहन भाई, तो क्या है लड़के और लड़के के बीच में संबंध क्या आ जाएगा, बहन और भाई का संबंध है। ठीक है, भतीजा चाचा तो नहीं होगा, ठीक है, और चाची भतीजा भी नहीं, साली जीजा भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बहन भाई। नेक्स्ट, दूसरे से संबंधित नहीं है, अलग बताना है। देखो अलग बताना है, वीणा है, गिटार है, देखो बांसुरी है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, बांसुरी अलग है इसमें। ठीक है, सारंगी है, ये वीणा बजाने वाले हैं। ठीक है, बांसुरी अलग आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, 5 मित्रों में ए बी सी डी की तुलना में भारी है। अच्छा, 5 मित्र हैं, ए बी और डी की तुलना में भारी है। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, कोई भी कहीं से कर दो। डी की तुलना में हल्का है, डी की तुलना में हल्का है सी, बी डी की तुलना में हल्का है, बी है वो डी की तुलना में हल्का है, बी यहां भी आ सकता है, बी यहां भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ई से भारी है, कौन है, बी की बात हो रही है, बी ई से भारी है, ई यहां आ सकता है। ठीक है, पहली लाइन देखो, ए बी और डी की तुलना में भारी है, बी और डी की तुलना में भारी है ए, तो सबसे भारी है ए, सबसे भारी कौन है ए। बी के बारे में पूछे तो कोई पता नहीं कि यहां भी आ सकता है, बी यहां भी आ सकता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो सबसे भारी कौन है ए। सारे के सारे क्वेश्चन आपने मैराथन क्लास देख ली होगी, नहीं देखी है तो पहले उसको देखना और फिर उसके बाद ये क्लास देखना। ठीक है, आपको 90% क्वेश्चन उसी टाइप के मिलेंगे। 90% क्वेश्चन, 90% का मतलब 45
50 में से 45 क्वेश्चन उसी टाइप के आपको मिलेंगे। ठीक है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए है वो बी की बहन है, बी कौन है अभी अपने को नहीं पता कौन है। ठीक है, एफ जी की पुत्री है, देखो एफ जी अपने पास नहीं, एक बार छोड़ दो, अपने पास इससे रिलेटेड उसको पढ़ो। बी की माता सी है, बी की माता सी है, और सी का पिता डी है, सी का पिता कौन है, यहां आ जाएगा डी है। ठीक है, और ई डी की माता है, और डी की भी माता, ऊपर जाना पड़ेगा, डी की माता कौन है, ई है। अब देखो जी की पुत्री है एफ, एफ जी इस दोनों में नहीं है। देखो एफ जी का तो अपने को संबंध ही नहीं पूछा गया है। ठीक है, एफ और जी की पुत्री, एफ और जी का अपने एक का क्या पूछा गया, ए का डी से, ए और डी का संबंध सीधे पूछा गया है, तो अपने सीधे पता क्या पूछा गया है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। इस लाइन की तो अपने को जरूरत ही नहीं है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखो अब ये इसकी क्या हुई बेटी, और ये इसकी क्या हुई, बेटा भी हो सकता है बेटी, लेकिन ये इसकी बेटी है, तो ये क्या लगेगी, हाँ जी क्या लगेगी, पोती लगेगी। हाँ जी, आंसर क्या आ जाएगा, पोती आ जाएगी। ठीक है, इनमें से असंगत को क्या, देखो दीप, तट और प्रायद्वीप। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर आप सभी जानते हो प्रायद्वीप क्या होता है, पानी होता है जिसके तरफ तीनों तरफ क्या होता है, ये अपना इंडिया का प्रायद्वीप वाला भाग होता है, इधर क्या होता है प्रायद्वीप, तट इसका तटीय रेखा भाग बाहर वाला भाग आता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, नक्सल, डी फॉर दिल्ली आ जाएगा, डी फॉर दिल्ली। ये तीनों पार्ट क्या है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, नक्सल लिखना अलग चीज है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट 26 तक हो गया अपनी, 27 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से। असंगत कौन सा होगा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, क्या होगा, खुबाजी हो जाएगा। ठीक है, तीनों खाने वाले। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, देखना मैराथन क्लास के अंदर आपको देखना, ये कितना बन रहा है, हाँ जी 2, 1 और 20, 2, 1, 20 कितने हो गए, कुल 23, तो ये 3 1, देखो बाकी तो 80 सेम ही है ना, तो एक ही तो प्लस होगा, 22 और 1 कितने, 23 और 1 कितने हो जाएगा, 24, मतलब कितना आएगा, 3, 1 और 20, कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 24। नेक्स्ट, ठीक है, देखो चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, सिरों की संख्या कितनी है, 80 का कर दो डबल, कितना आ गया 160, घटा दो उसमें से 240, 200 है ना, 200 में बच कितना जाएगा अपने पास, 40 का कर दो हाफ, 40 का क्या करोगे हाफ, आपके पास आएगा 20, और ये आंसर किसका होगा, जिसकी 4 टांगे हैं, 4 टांगे वाला कौन है, हिरण। तो क्या पूछा गया है, मोर की संख्या, अब कितने 20, 20 अगर हिरण है, 20 क्या है अपने पास, हिरण है, तो उसमें से 20 घटा देंगे तो अपने पास आंसर कितना जाएगा 60। हाँ जी, आपका आंसर कितना आएगा 60, मोर कितने हो जाएंगे 60। नेक्स्ट, चलो अपने वेतन का 75% खर्च कर लेता है तो बचाएगा कितना, 100% में बचाएगा कितना 75%, इसकी वैल्यू कितनी है, इनटू में आपको क्या निकालना है, आय कितनी होती है 100%, तो 15 चौके कितना हो गया 60, 6000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ मैं आपको, अब इसके बाद जो रीजनिंग की क्लास है, कंप्लीट रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी कंप्लीट रीजनिंग कंप्लीट मैथ करवाऊंगा आपको। ठीक है, चलो आज इसका देखो क्या है, 2 दूना 4 प्लस 1, 5 दूना -1, 9 दूना 18 प्लस 1 -1, और इसका डबल करके प्लस 1 हो, 37 दूना 74 और 1 कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका 2 का डबल किया 4 प्लस 1, आगे वाले में डबल करके -1, फिर प्लस 1, फिर -1, फिर कितना आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, इसके स्थान पर क्या आएगा, देखो 19, देखो 19, 20, 21 और 22, 22 किसमें है, एक में ही है, आंसर है 22 किसमें है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 22 आ रहा है। आगे चेक कर लेते हैं, 3 2 5 2 7 और 2 कितना हो गया 9, 7 और 2 कितना हो गया 9। ठीक है, और 9 और 2 कितने हो गए 11, तो 4 4 2 6 2 8 2 10, 10 पे क्या होता है जी। चलो चेक करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है तो। चलो 1 अक्टूबर को सोमवार है, 1 अक्टूबर को क्या वार है, सोमवार है, 20 तारीख के 3 दिन बाद तो कितने दिन हो गए, 23 तारीख हो गई। 23 तारीख में से एक दिन तो काउंट कर लिया, बच कितने गए 22, 22 में 7 का भाग देंगे, दिनों में 7 क्या करते हैं 7 का भाग लेते हैं क्या है शेषफल, 7 के 1 की शेषफल कितना बचेगा 1, 1 इसमें जोड़ दो, सोमवार के बाद क्या जाएगा, हाँ जी सोमवार के बाद क्या जाएगा मंगलवार, सोमवार के बाद क्या जाएगा मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो पढ़कर उत्तर देने हैं। क्या करना है, सर्वेक्षण में 200 कुल टोटल स्टूडेंट कुल व्यक्ति कितने थे, लोग कितने थे, 2007। इसमें से आपको क्या करना है, पुरुष कितने थे, हाँ जी पुरुष कितनी थी अपने पास, तो 1552 पुरुष थे, ठीक है। और महिला कितनी थी, महिला कितनी थी अपने पास, इसमें से इसको घटा लेंगे तो महिला मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा 2 और 28 में से ये आ जाएगा 1226 क्या है, महिला है। अब क्या बोला उसने, विधेयक के खिलाफ मत दिया। अब देखो 1260 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत दिया, इसको लास्ट में करें, जिनमें से ठीक है 1200 क्या किया, 1226 लोगों में से विधेयक में उसमें से क्या हुआ। अब देखो 1226 को अलग अलग लिख लेते हैं, इसने अपोजिट किया, खिलाफ है, अपोजिट आई है ये। इसमें से पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है वो अपने देख लेते हैं। इसके अंदर पुरुष कितनी है, पुरुष अपने पास 796, ठीक है, और अपोजिट वाली है ये। और महिला कितनी है अपने पास, तो महिला कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको घटा लेंगे 0 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, तो महिला कितनी आ जाएगी 430 आ जाएगी। ये 430 महिला कौन सी है, जो महिला विरोध करती है, और ये पुरुष है जो कितने हैं 796, ये क्या करते हैं, पुरुष विरोध करते हैं, ठीक है। 1432 लोगों ने क्या नहीं किया, मत विधेयक हित में नहीं दिया, हित में दिया, ठीक है। तो अब क्या है 1425, कुल कितने 1425 में से अब इसमें क्या किया, 430 महिला तो वो हो गई और 196 महिलाएं दुविधा में थी। कुल मिलाकर महिला कितनी हो गई, 6 9 3 12 1 5 और 1 कितनी हुई 626। 626 महिलाएं कौन कौन सी होगी, जिन्होंने क्या किया था, एक तो अपोजिट में और एक क्या थे, दुविधा में थी कि सस्पेंस में थी कि करें तो करें क्या। अब टोटल महिला कितनी थी 1200, हाँ जी कितनी थी 1226 में से अपने माइनस कर देंगे 626, बच कितनी गई 600 महिला। क्या कौन सी महिला, हाँ जी 600 महिला कौन सी है, अरे 600 महिला कौन सी है, 600 महिलाएं वो महिलाएं हैं, 600 महिलाएं वो महिलाएं हैं जो कौन सी महिलाएं, जिसने क्या नहीं किया था, विधेयक हित में दिया था। कुल कितने थे अपने पास, हाँ जी कुल कितने थे अपने 14 में 625 माइनस कर लेंगे, 600 माइनस करेंगे, 600 माइनस करेंगे अपने पास कितना आएगा 825 आ जाएगा, कितना आएगा 825। 825 क्या है, पुरुष है, 825 क्या है, पुरुष है, 825 पुरुष है। कुल पुरुष में से अब देखो इसने बोला था 796 पुरुष, ये निकाल लेते हैं पहले। तो इसमें से 796 पुरुष कौन सी है, मत विधेयक किया तो उसके अंदर वो, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ से अगर करें 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास 15 में से 8 आ जाएगा 856। और ये फुल पुरुष हैं, और ये इसमें से पुरुष जिसने डिसाइड जिनकी वोट नहीं किया था वो आ गए, ठीक है। अब इसमें से अपने इसको क्या कर देंगे 825 को माइनस करेंगे, क्या कर देंगे 825 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, अपने पास कितना आएगा 31 वो लोग हैं जो सस्पेंस में थे, क्या छोड़ें और क्या करें, ठीक है। अब क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, कितनी महिलाएं या प्रस्ताव हित में नहीं थी, तो ये टोटल थे जो हित में नहीं थे, अपोजिट थे, पुरुष थे इतने, महिला कितनी थी 430। आपका आंसर आएगा पहले का 430 आएगा। कितने आदमी दुविधा में थे, चलो कोई देख लेते हैं कितने आदमी दुविधा में थे। तो टोटल पुरुष ये थे, इसमें से इन्होंने डिसाइड क्या किया कर लिया था, आदमी थे जिन्होंने मत डाल दिया था। ये कुछ पुरुष थे जिसमें से 825 ने वोट नहीं किया, इसमें से घटा देंगे 31 थे, वो दुविधा में थे कि क्या किया जाए, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 31 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी महिलाओं ने विधेयक के हित में मत दिया, कितनी महिलाएं उसने कितना क्या किया, विधेयक के हित में मत दिया था, वो देख लेते हैं कितनी महिलाएं। तो देखो टोटल महिला कितनी थी 1260, ठीक है। अब इसने हित में नहीं दिया था, ये 430 है, 196 क्या सस्पेंस में थी, और कुल वो कितनी की थी 626 माइनस किया, तो ये कौन सी आ गई जिसमें हित, इस 1400 में से 600 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 600। कौन सा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 600 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। देखो 8 के कितने हो गए 24, 24 गुना कितने हो गए 48, 12 5 60, 60 का डबल कर दिया, ठीक है। अब देखो किससे इंटू करें और उसका डबल कर दें,
हाँ जी, किससे इंटू करें? 2 से इंटू कर दें क्या? अगर देखो मैं 2 से इंटू करता हूँ, ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, 10 गुना 20 और 20 गुना 40, नहीं हो रहा। किससे इंटू करें? अपने 4 से इंटू करना पड़ेगा। क्या आएगा? 4 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 4 से इंटू करता हूँ 10 चुका है, 40 का डबल कितना आ गया? 80 आएगा। आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ गया? 4। एक पासे में छालने पर सम संख्याओं के आने की प्रतिक्रिया। सम संख्या देखो पासे में क्या नंबर को 1 2 3 4 5 6, कुल कितनी है? 6। कुल में से क्या पूछा गया है? सम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्याएं मतलब कितना आ जाएगा? 1 2 और 3, तो 3 से विभाजित कर दें तो आपके पास कितना आएगा? 1/2। आपका आंसर कितना आएगा? 1/2। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होने वाली? बताओ, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होगी? 1 और 1 2, 2/6। 2/6 मतलब 1/3। बस कोई भी हो 2 से विभाजित होने वाली, कोई कैसे भी कंडीशन दे, लेकिन आपकी इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आएगा वो डिफॉल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये 4 दर्जन संतरों की लागत कितनी है? कुल रुपए कितनी है? 160। में कितने संतरे आते हैं? देखो 1 दर्जन, 4 इंटू कितने होंगे? 1 दर्जन में 12, और आपको किसका मूल्य निकालना है? 3। 4 16 से 16 कट जाएगा, 0 मतलब 10। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10। इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1990 के पंचांग किस सन के समान होगा? स्टार्ट कहां से करना है अपने को? 1990 क्या है? एक लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है? साधारण वर्ष है। 1 91 में कितना आएगा? 1 92 में 2 दिन बढ़ते हैं, ये आपको बताया था मैंने मैराथन क्लास में, याद है? 1। ठीक है, और 94 में कितना आएगा? 1। 94 में कितना आएगा? 1। 96 में कितना आएगा? 2। 97 में कितना आएगा? 1। 98 में कितना आएगा? 1। और 99 में कितना आएगा? 1। ठीक है, 100 में भी कितना आएगा? याद करो, 100 मतलब 100 का मतलब कितना है? देखो 1900 है तो ये कितना आएगा? 2000। 2000 में कितना आएगा? 2, और 2001 इसमें कितना आएगा? 1। चलो चेक करते हैं। 7 का 2 तो 4 5 6 7, 7 के बाद क्या आ रहा है? 96, लेकिन लीप वर्ष आ रहा है, नहीं आगे और करते हैं। 2 3 4 5 2 7, 7 के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है? 2001, सॉरी 2000 क्या आएगा? 1 आएगा आंसर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, आपने जरूर देखी होगी मैराथन क्लास, उसमें देखना। कुत्ता कहाँ रहता है? घर में। चिड़िया कहाँ रहती है? अरे चिड़िया कहाँ रहती है? कलम नहीं, कलम पेड़ कहाँ आएगा? पिंजरा। क्या आएगा? पिंजरा। पेड़ पर क्या? नहीं। ठीक है, तो कहाँ आएगा? पिंजरा, घोंसला, कुछ दो। चलो आगे देखिए, अगर तो वर्त शक्तिशाली है, वर्त के अंदर ये है एस फॉर शक्तिशाली लिख रहा हूं मैं। शक्तिशाली पुरुष, वर्ग बताता है ऊंचे पुरुष। ठीक है, वर्त क्या बताता है? वर्ग। वर्ग क्या बताता है? ऊंचे, हाई लेवल। और त्रिकोण बताता है सैनिक। त्रिकोण, त्रिभुज मतलब सैनिक। ठीक है, सैनिक को मैं आर्मी मैन लिख रहा हूं, ए से डिनोट कर रहा हूं, आर्मी मैन सैनिक है। कौन सा क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है? सैनिक और अधिकारी, सैनिक तो आपका आंसर आएगा इसमें से। जो ऊंचे हैं पर शक्तिशाली नहीं है, ऊंचे तो हैं लेकिन आपका आंसर इसमें से तो आएगा ही नहीं। एक ही बात ध्यान रखो, शक्तिशाली नहीं है, ये तो सारे क्या है? शक्तिशाली। इसके बाद आपके पास संख्या एक तो बची है, तो आपका आंसर क्या है? 4 है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक ही डिसाइड कर लो कि शक्तिशाली नहीं है, तो ये तो सारे शक्तिशाली हैं, इसके अलावा बचा क्या? 4 ही बचा, वही आपका आंसर। आकृति में कौन शेष से भिन्न है? बताओ कौन सा शेष से भिन्न है? अरे इसकी क्या जरूरत है, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। ए फॉर एप्पल ही आएगा, अजी ए फॉर एप्पल ही आएगा। ठीक है, सबके अंदर नर बॉक्स बन रहा है, तो ए फॉर आपका आंसर दिखाई दे रहा है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही आपको इसमें। तो दीपक रवि का भाई है, दीपक है वो रवि का भाई है। चलो दोनों ही भाई भाई आ गए, नाम से पता चल गया। रेखा अतुल की बहन है, छोड़ दो इसको, बाद में करेंगे। रवि रेखा का पुत्र है, रवि है वो रेखा का, ये है रेखा और ये है रवि। रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? दीपक का रेखा से क्या संबंध है? तो इसका तो अपने को जरूरत ही नहीं। क्या रेखा अतुल की बहन है, रेखा है वो किसकी बहन है? अतुल की बहन है, ये आ गया अतुल। ठीक है, अतुल की वैसे जरूरत भी नहीं, चला इनकी अपने को जरूरत भी नहीं है। जैसे उसने पूछा गया दीपक का रेखा से क्या संबंध है, दीपक रेखा का बेटा ही होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस लाइन की जरूरत ही नहीं है अपने को संबंध तो ऐसे ही डायग्राम में सोल्व हो जाएगा।
हाँ जी, किसका फाइंड करना है डायरेक्टली उस पर चलो अटैक कर दो जल्दी इज पे। इज कहाँ है इसमें, देखो इज कहाँ है, ये रहा, इसमें इज है और कहीं भी इज नहीं है। तो वाटर वाटर काटो पहले, तो इसमें वाटर है, इसमें वाटर है, इन दोनों में सेम देखो क्या है, वाटर के लिए इन दोनों में सेम आपको क्या दिख रहा है, Na कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइफ देखो, इसमें लाइफ है, इसमें लाइफ है, और इन दोनों में सेम क्या है, जे और जे ओ। तो इज के लिए अपने पास कोड क्या बच गया, TOD। अरे क्या बच गया, TOD। बस बाकी से अपने क्या लेना, जिस जो पूछा गया उस पर अटैक कर दिया करो डायरेक्टली, ठीक है। 40, हाँ जी, राशि कितनी है 3600, ब्याज इधर कितनी है 7.5, समय कितना है 2, सही 4 माह को मैं वर्ष में लिखता हूं तो कितना आएगा 1/3, क्या 4/12 करूंगा तो 2 सही 1/3, ठीक है। वर्ष कितना हो जाएगा, हाँ जी कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 4 दूनी 6 और 1 7/3, इसको कर देंगे 100, ठीक है। 1 0 इसको हटा देंगे, तो 2 0 से मैंने 2 0 हटा दी, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 75, ठीक है। अब देख लेते हैं आपको, मुझे कितना बच गया अपने 10, 5 5 25, 2 18, 18 5 कितना हो गया 90, और 9 7 कितना हो गया 63। अरे 9 7 कितना हो गया 63, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर कितना आएगा 630 आएगा, आंसर कितना आएगा 630, ठीक है। 3600 का 7.5 वर्ष 2 वर्ष, तो 2 वर्ष को माह में चेंज करेंगे तो 4/12, 4/12 मतलब 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 6 कितना आएगा 7/3 वर्ष आ जाएगा, ठीक है, इंटू 100, तो काट देंगे अपने पास 36, 30 बचा 18 कर देंगे इसका हाफ और इसका हाफ कर देंगे, ठीक है। 630 आ रहा है, 630 ऑप्शन में नहीं है, डिफॉल्ट है। हाँ जी, क्या दे रखे, दूरी पूछा क्या है, दूरी, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी आपको निकालना क्या है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय होता है, चाल इंटू समय होता है। आपको करवाऊंगा कंप्लीट में, टेंशन मत लो। डिस्टेंस, हाँ जी टाइम किस में दिया हुआ है सेकंड में, तो चाल किस में होनी चाहिए मीटर में। क्या करेंगे 5/18 इंटू कितना आ जाएगा 26, ठीक है। 18 चौका 72 और 5 चौका 20 और 26 गुना कितने हो गए 52, 26 गुना कितने हो गए 52 मतलब 520, और 520 क्या हो जाएंगे, कुल दूरी कितनी है 520, लेकिन अपने पास क्या है प्लेटफॉर्म कितना है 250, 250 जिसमें माइनस कर दोगे तो अपने पास 70 के पास में आएगा, 70 वाला आंकड़ा ये अपने पास, ठीक है। मतलब 520 में से माइनस करोगे तो अपने पास 70 आएगा, 270 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 49 छात्र हैं, 18वें स्थान पर है, पीछे से पूछा गया है तो 17 माइनस कर दो, इसमें से 17 माइनस करेंगे 2 आएगा 32। नेक्स्ट सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैंने, हाँ जी सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैराथन क्लास में करवाए हुए हैं। अगर आपने वो क्लास देखी है ना तो आपको बहुत हेल्प मिली होगी आपके एग्जाम में। आई होप कि आपने वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से किए होंगे, ठीक है। असंगत देखो अभियान है, खोज यात्रा है, धर्मयुद्ध है और पर्यटन है। समुद्र पर्यटन और यात्रा पर्यटन नहीं होती है, अभियान भी चलाते हैं, लेकिन अलग क्या आ जाएगा अपने पास धर्म का युद्ध आ जाएगा, ठीक है धर्मयुद्ध। नेक्स्ट सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा कौन सा है अभी बताता हूं आपको। 16/6 क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, ठीक है। 7/8 ठीक है, और 11/12 सबसे छोटा। देखो सबसे छोटा पहली बात तो ये तो पॉइंटों में जा रहे हैं, ये तो होगा नहीं, ये तो बड़ा है, सबसे बड़ा है, ये तो क्या है सबसे बड़ा है, ये तो क्या है सबसे बड़ा है। अब देखो इसमें डिफरेंस एक है, इसमें डिफरेंस एक, इसमें डिफरेंस एक है। अंतर सेम हो, कोई भी भिन्नता हो, अंतर सेम हो, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी। मतलब देखो बेस देखो इसमें 15 16 है, 7 8 है, 11 12, सबसे छोटी संख्या कौन सी है देखो 7 8 सबसे छोटी संख्या है या नहीं है। अरे 11 12 और 15 16 सबसे छोटी संख्या क्या है 7 8, तो सबसे छोटी संख्या ये आपकी 7/8 हो जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या पूछे, इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं, इन तीनों की बात कर रहा हूं सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15/16। अंक सबसे बड़े अंक कौन से हैं 15/16, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 15/16 हो जाएगा। अंक ये ध्यान रखना, ठीक है। जिसका बेस सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या। क्या अंतर सेम होना चाहिए, क्या अंतर सेम हो, अगर उसका अगर बेस सबसे छोटा होगा वही संख्या होगी कब, जब अंश और हर में अंतर सेम होगा, ठीक है। चलो ये टाइप है जो आपको मैं उसमें करवाऊंगा। तो ये रीजनिंग आपको मैंने कंप्लीट करवा दी है,
ठीक है, इसका आपका क्या स्कोर है, कितना स्कोर है, वो आपने सभी का सभी बताना है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ इंग्लिश का टाइप और करवा देता हूँ। इंग्लिश भी आपको चेक करनी है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, इसमें अपनी जल्दी से जल्दी मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, चलो देखो एक सेकंड, अब गलत है ये, देखो क्या लिखा है, ही स्विम वेल ही वाज यंग, ही स्विम वेल ही वाज यंग। बीएसटीसी जीके आंसर की अपने आज करने वाले हैं दोस्तों, वो इस प्रकार है, देखिएगा आप कि वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती अपने यहाँ से पकड़ लेना है। और मैंने आपको बताया था चंद्रावती देवड़ावती ये सिरोही में है, और सिरोही के जो राजकुमार थे वो आबू थे। कौन से थे? आबू के परमार। कौन से परमार थे? जो आबू में जो शासक थे वो परमार थे, और उन्हीं के नाम पर चंद्रावती, अर्बुदावती, देवड़ावती नाम हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रपाल। ये देखो, और आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि छह आएगा वहां अपने मुख सुख के कारण क्या कर लेंगे? खेत कर लेंगे। तो अपने क्षेत्रपाल की धोख मारते हैं ना। तो क्षेत्रपाल क्यों मारते हैं? क्षेत्रपाल या खेतपाल की धोख इसलिए मारते हैं क्योंकि वो खेत का स्वामी होता है। किसका स्वामी होता है? ग्राम का देवता, गांव के बाहर होता है ना क्षेत्रपाल जी। हाँ ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत् नहीं है? तत् का मतलब है तार वाला नहीं है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अलगोजा। अलगोजा इस प्रकार दो बांसुरियां होती हैं और वो बजाया जाता है। आपने देखा होगा पंजाबी सॉन्ग्स में ज्यादातर देखा होगा, राजस्थानी में देखा होगा, अलगोजा बाजे रे थारे खेता में, ऐसे से ना। तो कमाईचा भी तत् है, जंतर भी तत् है, और रावण तत् आप जानते हो तत् है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस प्रकार कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात हो रही है, वो है धौलपुर। सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियावश, यहीं से पकड़ लेना है। आपने जो पुस्तकें पढ़ते हैं ना, आपने उनके पीछे लिखा होता है ना, नीचे उदयपुर भी लिखा होता है। तो भैया वो है RSCERT। देखो ये राजस्थान लेवल पे काम करती है। ठीक है, राजस्थान स्टेट आ गया यहाँ तक। ठीक है, इसके आगे एन लगा दें तो NCERT बन जाती है। ठीक है, और इसके आगे RS लगा दिया तो क्या बन गया? राजस्थान स्टेट बन गया। ठीक है, स्टेट लेवल की होगी। तो ये वो संस्था है जो क्या करती है? शिक्षा के मामले में विद्यालयी स्तर का विकास करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? यानी कि गोल्डन एज ऑफ इसकी, मान लो कि चित्रकला की स्वर्ण काल कौन सा माना? राव उमेद सिंह को माना जाता है। सबसे ज्यादा जो विकास करवाया कोटा चित्रशैली को या हाड़ौती चित्रशैली को, वो राव उमेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राव उमेद सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशालाएं बनवाई थी देश में। ठीक है, कौन कौन से स्थानों पर बनाई हुई थी? देखो जयपुर में, वाराणसी में, इलाहाबाद में नहीं बनवाई ना, पटना में बनवाई। तो एक प्रश्न तो गलत हो गया। ठीक है, वाराणसी दिल्ली में, ठीक है, मथुरा में नहीं बनवाई, और सॉरी मथुरा में बनवाई। तो वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और एक और है अपने जयपुर में बनवाई। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली में बनवाई, सबसे बड़ी जयपुर में बनवाई। और जयपुर में कब बनवाई? 1734 को। ठीक है, याद रखना 1734 को बरोड़ा सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो मेरे मित्रों 35 चुने जाते हैं। ठीक है, कितने चुने जाते हैं संसद में? भारतीय संसद में। ठीक है, संसद के कितने सदन? 2 सदन। अब आप समझ गए होंगे कि लोकसभा की कितनी सीटें और राज्यसभा की कितनी सीटें, उन दोनों को मिलाकर पूछा गया था। तो ये 35। ये सेम का सेम क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, सेम का सेम क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, राजस्थान की क्रांति का केंद्र, मेन केंद्र कौन सा था जहां से क्रांति शुरू हुई? तो वो देखो यहाँ नहीं था, गंगानगर तो था ही नहीं उस वक्त। ठीक है, और नसीराबाद में था। ठीक है, नसीराबाद में। आगे चलते हैं।
अब देखो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का युग्मक कौन सा है? देखो ये भारत है, ठीक है, ये अरब सागर है और ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब जो नदी यहां से ऐसे आएगी तो वो इधर बंगाल में गिरेगी, जो नदियां इधर आएंगी वो अरब सागर में गिरेंगे, जो इधर जाएंगी वो किस में गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। जैसे मान लो गंगा है तो गंगा यहाँ आई, यमुना यहाँ आई। अब यमुना की जो सहायक नदियां राजस्थान से निकलती हैं वो क्या होगी? बंगाल की खाड़ी में गिर गई। और जो अरब सागर में गिर रही है अपने देख लेते हैं अभी, काली सिंध और जवाई। तो काली सिंध और जवाई जो है वो लूणी की सहायक नदी है, आपको पता ही होगा ना, लूणी की सहायक नदी है। तो लूणी कहां जाकर गिरती है? कच्छ की खाड़ी के आसपास, खंभात की खाड़ी के आसपास जाके लुप्त हो जाती है कच्छ के रण में। तो इसका मतलब ये तो है नहीं, ठीक है। माही और पार्वती ये भी नहीं है, ठीक है। लूणी और चंबल, ठीक है, तो लूणी तो कटे गया, चंबल है लेकिन ऑप्शन के अनुसार सेट नहीं बैठ रही। तो काली सिंध और गंभीरी ये दोनों की दोनों चंबल की सहायक नदियां हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फल्गुबाई का संबंध किससे है? फल्गुबाई का संबंध किससे है? चरी नृत्य से। किससे है? चरी नृत्य से। फल्की बाबू जो फल्गुबाई थी वो यानी राज्य स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बहुत बढ़िया नृत्यांगना थी एक, ठीक है, और वो चरी नृत्य से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे मित्रों, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, ठीक है, ये कहाँ बनाए गए हैं यानी कि कहाँ हैं? ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। दोनों आमने सामने हैं, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, ठीक है। दोनों का निर्माण जो हुआ था वो महाराणा कुंभा के काल में हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बनवाया, उनके काल में हुआ। विजय स्तंभ को तो महाराणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। जो कीर्ति स्तंभ है वो कहते हैं कि जैन जीजा ने बनवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है शहीद बालिका कालीबाई। आपने 5वीं छठी क्लास में एक पाठ पढ़ा होगा ना, छोटी सी महिला, छोटी बच्ची थी, हरा लेने जा रही थी अपनी मम्मी के साथ में ना, बीच में कुछ अंग्रेज थे जो सामंत वर्ग था जो उसके यानी कि गांव में शिक्षा नहीं देने के लिए कुछ ऐसा कर रहे थे, ठीक है। तो वही प्रश्न ये है कि बालिका जो कालीबाई थी उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध रास्तापाल से, और ये रास्तापाल है डूंगरपुर में। आदिवासी क्षेत्र जो है राजस्थान का वहां से है डूंगरपुर में, और इसके जो गुरु का नाम था वो था सेंगाबाई। क्या नाम था? सेंगाबाई, ठीक है। हाँ, इसके गुरु को क्या हुआ कि जो अंग्रेज या सामंत जो थे उस समय तो शिक्षा के विरोधी थे, वो लेके जा रहे थे, तो कालीबाई ने कहते हैं कि रस्सी यानी कि ट्रक के पीछे लटका के लेके जा रहे थे, रस्सी काट दी थी और आप खुद गोलियों से शहीद हो गई थी, ठीक है। इसके नाम पर शिक्षा का एक अवार्ड भी दिया जाता है, कालीबाई शिक्षा अवार्ड, ठीक है। बोराट का पठार, अब देखो बोराट का पठार कहां पर है? तो इसने जिले दे दिए सीधे, उदयपुर और राजसमंद के बीच में, ठीक है। तो गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में जो पठार है उसका क्या नाम है? उदयपुर का पठार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कम साक्षरता वाला है? अगर यहाँ ज्यादा साक्षरता वाला आ जाता तो कोटा आगे आता, लेकिन अब क्या है? कम साक्षरता वाला पूछ लिया इन्होंने। तो कम साक्षरता अपने को पता है, जालोर तो आपने रट्टा मार रखा, जालोर है। 2 नंबर का सिरोही है, 2 नंबर का कौन सा है? सिरोही है, ठीक है। तो जालोर और सिरोही क्रम से पूछा है तो क्रम से ही बताएंगे। सबसे कम जालोर की, उससे थोड़ी सी ज्यादा किसकी है? सिरोही की है। अगले प्रश्न पे नजर डालते हैं हमने, ठीक है। घगर नदी के किनारे, घगर नदी के किनारे बसा हुआ नगर कौन सा है? ठीक है। ये प्रश्न 1998 से 1994 से जब से यानी कि कंपटीशन बने तब से आ रहा है कि नदी पेटे से नीचे बसा हुआ गांव कौन सा है, शहर कौन सा है। एक तो बालोतरा आता है, एक ये आता है। तो अब की बार ये आया कि नदी, घगर नदी के किनारे बसा हुआ नगर कौन सा है? तो मेरे मित्रों हनुमानगढ़ है। ये सभी का सही होगा प्रश्न, सभी का, जो पढ़ने वाले हैं बच्चे और उनका सभी का सही होगा। गंगानगर हनुमानगढ़ वालों का तो पक्का सही होने वाला है, ठीक है। और 2011 के जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता, देखो सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है ना, तो कोटा की सर्वाधिक साक्षरता है। सर्वाधिक जो साक्षरता है कोटा की है, इसीलिए कोटा को शिक्षा की नगरी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे डालते हैं नजर, मांगणियार और लंगा जो कलाकार हैं उनको श्रेय किसने दिया? तो इस प्रश्न का क्या है कि कोई डिटेल नहीं मिल रही, ठीक है, या यूं कहें कि अभी तक कुछ यानी कि हल नहीं निकला, इसलिए इस प्रश्न को आप बताना कमेंट करके कि इसका क्या हो सकता है। लेकिन इनमें देखो ये इतिहासकार थे और ये चित्रकार थे, पोइट्री, ब्लू पोएट्री बनाने वाले, ठीक है। तो इन दोनों में हो सकता है कोमल कोठारी और देवीलाल सागर, ठीक है। जो कोमल कोठारी हैं वो शिक्षा यानी कि पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक इसका
कोई मान लो कि उत्तर नहीं है, इसलिए अपने इसको अपने झूठा नहीं बताएंगे कि ऐसा हुआ है कि ये है वो है, ठीक है। तो इसलिए इसको आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है कि आप देखें कि इस प्रश्न का क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु पर सती हो गई थी? उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद में सती होगी। तो देखिए मलिनाथ जी अपने इतिहास में पढ़ते हैं कि मलिनाथ जी ने शादी की, कई कहते हैं नहीं की, कुछ किताबें कहती हैं कि ठीक है। तो मलिनाथ जी जो थे अपने यानी कि मलानी क्षेत्र के धनी थे, ठीक है, उनको मलानी क्षेत्र का धनी कहा जाता है। अड़बूजी का कुछ ऐसा नहीं मिलता कि वो हुए और उनके, ठीक है। तो तेजा जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि तेजा जी की जो वाइफ थी, कहते हैं कि वो सती हुई थी उनके पीछे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल मावट के लिए लाभान्वित नहीं है? ठीक है। अब अपन ने क्या किया, जल्दी जल्दी पढ़ा कि मावट के लिए कौन सी फसल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, गेहूं किया होगा, 100% गेहूं किया होगा, क्योंकि बड़े से बड़ा लड़का मात खाएगा, जो पढ़ने वाला वो भी मात खाएगा। आराम से पढ़ना कि नहीं है। तो देखो चना, सरसों और गेहूं ये रबी की फसलें हैं, और रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? सर्दियों में बोई जाती है। और मावट भी कब आती है? सर्दियों में आती है। इसका मतलब ये तो है, इनको तो डायरेक्ट क्या मिलता है? लाभ मिलता है। लेकिन कपास को मिलता है क्या? नहीं मिलता। अगर कपास के समय आ जाए तो कपास को क्या होता है? नुकसान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाइयों, ठीक है। जला गीत स्त्रियां कब गाई जाती है? देखो अब तो वो क्या प्रथा नहीं है। पहले क्या होता था, बारात आती थी, और बारात का क्या होता था, डेरा गांव से कहीं दूर होता था, ठीक है। तो स्त्रियां क्या होती थी, यानी कि बारात देखने के लिए, स्त्रियां क्या करती, बारात देखने के लिए जाती थी और जला जलाल गीत गाती थी। जला जलाल के नाम से एक गीत आता था, ठीक है। तो जला जलाल गीत कब गाया जाता था? कि वर की बारात का डेरा देखने के लिए जाना, ठीक है। और कुएं पूजन पे कौन सा गीत गाया जाता है? कुएं पूजन पे मेरे मित्रों गीत गाया जाता है, पीड़ो ओढ़ के पौम चोड़, ऐसा सा गीत गाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तीज पूजन के समय तीज के गीत गाए जाते हैं, गणगौर गाई जाती है। गणगौर एक ऐसा गीत है जो सभी मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि राजस्थान का मंडावा कस्बा, बस यहीं से पकड़ लेना आप, आगे प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो मंडावा है, मनेसर है, ठीक है, ये बहुत से ऐसे कस्बे जो शेखावटी में है। कहां पर है? शेखावाटी में। और मंडावा तो अपने आप में बहुत फेमस है, सोने की चित्रकारी के लिए फेमस है। मंडावा की हवेलियां ऐसी ऐसी हवेलियां हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है मेरे भाइयों, ठीक है। तो राजस्थान के मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो प्रसिद्ध है किस कारण? चित्रित हवेलियों के कारण और भित्ति चित्रों के कारण, ठीक है। किसके कारण? भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों का मतलब है भीत मैंने दीवार पर जो चित्र बनाए गए, सोने की कलाकारी से चित्र बनाए गए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो, ठीक है। कि 2011 में जनसंख्या हुई और उनके अनुसार 1000 पुरुषों पर, कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो 928 थी। कितनी थी? 928। यानी कि जो 1000 पुरुष है ना, उनके पीछे सिर्फ 928 ही है। पीछे कितने बच गए? वो सारे के सारे एपीजे अब्दुल कलाम बनने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जेम्स टोड, ये हो गया, ये हो गया। शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि, शेख सादी जो था एक राइटर था, उसकी पांडुलिपि मिली है, ठीक है। चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्र शैली से? बस इस बलदेव को पकड़ लेना आपने, ठीक है। जो बलदेव है ना, वो चित्रकार कहाँ का है? वो अलवर से संबंधित था। कहां से संबंधित था? अलवर से संबंधित था, ठीक है। शेख सादी वाला है, ये अपने पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है, आपने हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो शेख सादी अपने बलदेव से पकड़ लेना कि बलदेव जो चित्रकार था ना, जिसने जहां की पोथियां लिखी थी, पांडुलिपियां लिखी थी, वो कहां का था? अलवर का था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारतीय प्राचीन प्रतिलिपि माला, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन प्रतिलिपि माला के लेखक कौन है? भारतीय की बात हो रही है तो हीराचंद ओझा आएगा। कौन आएगा? हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा बहुत बढ़िया इतिहासकार थे, ठीक है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, ठीक है। उसके बाद में जामर कोटड़ा,
जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे मित्रों? रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो रणखार, रणखार के लेखक कौन है? रणखार एक चित्रित ग्रंथ है एक, ठीक है, चित्रित नहीं है, ग्रंथ है। रणखार लेखक है तो उसके जितेंद्र सोनी है। कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी जी हैं, ठीक है। तो जितेंद्र कुमार सोनी इसके क्या है? लेखक हैं। जितेंद्र कुमार सोनी इसके लेखक हैं, रणखार के लेखक हैं, ठीक है। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? तो सिरोही थी मेरे मित्रों। कौन सी थी? सिरोही, जिसने अंतिम, उनकी बिल्कुल अंतिम जाकर राजस्थान की क्या किया? अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ दिए, ठीक है। अब आगे देखो कि एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है, चित्रकला का उदाहरण नहीं है लोक चित्रकला का, यानी कि चाहे वो दीवार पे बनाई जाए, चाहे वो किताब में बनाई जाए, किस में बनाई जाए, ठीक है, चाहे वो पेज पे, पन्नों पे, ठीक है। तो अब देखो फड़, फड़ भी एक चित्र है। क्या है? चित्रित ग्रंथ है। फड़ है ना, फड़ बांटती जाती है, सबसे लंबी जो फड़ है, सबसे छोटी फड़ है, साफ पुराण बनती है फड़े, ठीक है। बणी ठणी ये भी एक चित्र है, इसका मतलब ये चित्र हो गया, ठीक है। सांझी ये भी चित्र है, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं ना सांझी, ठीक है। घरों के बाहर बनाई जाती है ज्यादातर सांझी, गोबर से बनाती थी महिलाएं, ठीक है। पथवारी नहीं है। पथवारी क्या होती है? रास्ते के ऊपर जब कोई शुभ काम करके आते थे तो उस समय पथवारी बांटी जाती थी, ठीक है। पथवारी यानी कि कांकड़, एक तरह की कांकड़, उसे पथवारी कहते हैं। पथवारी का आगे चलते हैं, देखो कालीबंगा की प्रथम उत्खनन, देखो उत्खनन की बात आ रही है, सारे के सारे एक घोष को सोच रहे हैं कि ये घोष ने किया होगा, एक घोष ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और इसकी जो यानी कि जो खुदाई थी प्रथम, वो बीके लाल और बीके थापर ने, बीबी लाल, सॉरी बीबी लाल और बीके थापर ने, दो व्यक्ति थे, बीबी लाल और बीके थापर ने मिलकर की थी। तो इसके अंदर बीबी लाल तो है नहीं कहीं, ठीक है। तो बीके थापर है तो अपने बीके थापर के पीछे भागे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। दर्रा, दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है? कोटा के अंदर है। दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है? कोटा के अंदर है। बड़ा राजनीतिक मोड़ हुआ था भाजपा के काल में, ठीक है, जब मैडम जी थे, इस समय नहीं, उस समय पहली बार। तो कई बार दर्रा अभ्यारण्य को राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया, कई बार नहीं किया गया। दर्रा की पहाड़ियों में स्थित है, बहुत सुंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान का निम्नलिखित में से नृत्य झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी झांझ होती है ना, ऐसे बजाने वाली, धन धन, ठीक है, तो उनका प्रयोग किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य में। कच्छी घोड़ी नृत्य में यूट्यूब पर सर्च मार के देखना, कच्छी घोड़ी नृत्य, शेखावटी का नृत्य, बहुत अच्छा नृत्य। एक व्यक्ति होता है जो घोड़ी नाम का लिबास पहन कर नाचता है और उसके साथ झांझ बजाई जाती है, ठीक है। चलते हैं आगे। अमर सागर जैन, अब अमर सागर से ही पकड़ लेना, जो अमर सागर है ना वो जैसलमेर में है। कहां पर है अमर सागर? जैसलमेर में है, ठीक है। अमर सागर कुंड भी जैसलमेर में, ठीक है। अमर सागर पवन विद्युत परियोजना भी कहां पर है? जैसलमेर में, ठीक है। तो इसका जैसलमेर होगा। आगे है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है मेरे मित्रों? जो ग्राम पंचायत होती है ना उसका सेक्रेटरी कहते हो ना आप, हाँ वो ही ग्राम सचिव, फिर सचिव ग्राम सेवक, ठीक है। उसके बाद में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर को, उदयपुर का सभापति कौन होता है? ठीक है, पदेन होता है सभापति, ठीक है, जो यानी कि जो राज्यपाल बनेगा वो सभापति बन जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान का राज्यपाल पश्चिमी क्षेत्र का, यानी कि पूरे भारत के अंदर जो है वो कुछ एक केंद्र बनाए गए हैं शिक्षा के या सांस्कृतिक के, ठीक है। तो अपने जो पश्चिमी जो क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र है वो उदयपुर के अंदर स्थापित है और उसका जो सभापति होता है ना वो राज्यपाल होता है, ठीक है। अगले चलते हैं। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? ये प्रश्न अपने करवाया था मैराथन क्लासेस में और वहां से सेम का सेम आया। 5 क्लासों से 5 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से मिलती है? देखो, पीबी से यानी पंजाब से, ठीक है, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से, ठीक है। आगे है राजस्थान के 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है,
ठीक है। ऐसे कितने जिले हैं जिनमें 500 से अधिक घनत्व है, किसका? जनसंख्या का। ठीक है, तो और जो जनसंख्या का घनत्व है वो 500 से क्या है? अधिक है। किसमें? 2 जिलों में। ठीक है, तो 2 जिले ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो एक तो जयपुर है, तो आप जयपुर को तो यूं मानना कि सर्वाधिक 595 घनत्व है, किसका? जयपुर का। तो जयपुर तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सभी में आ रहा है। दूसरा ढूंढना है तो सर्वाधिक जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो घनत्व था सब सर्वाधिक तो किसका था? जयपुर का था, 595। और जो दूसरा था 503 वो था भरतपुर का। किसका था? भरतपुर का। ठीक है, वो किसका था? भरतपुर का था। ठीक है, और तीसरा था दौसा का। तीसरा किसका था? दौसा का, 475। चलो ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं मेरे मित्रों। ठीक है, तो देखो महाराणा कुंभा के शासन काल में दिल्ली सल्तनत के किन राजवंशों का शासन? दिल्ली सल्तनत में उस समय सल्तनत काल था। ठीक है, तो आप यूं दौड़ाना कि महाराणा कुंभा का जो काल था वो 1400 के आसपास का था, और 1400 के आसपास में दिल्ली में कौन थे? तो 1400 में सैयद लोधी वंश। ठीक है, 2 वंश थे, एक तो था सैयद और एक था लोधी वंश। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पर्यटन स्थल सामोद महल किस जिले में है? सामोद के जो महल है वो जयपुर में है। सामोद के महल कहां पर है? जयपुर में है। उसके बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना प्रतिशत है? तो मेरे मित्रों इसमें लगभग दे रखा है, बढ़ा के दे रखा है, वो है 10.41%। कितना है? 10.41% है। और इसमें क्या आ गया? 11% आ गया। तो अगर 9 भी होता, मान लो 10 भी होता तो भी अपने जाते, 10 तो है नहीं। ठीक है, और ये होंगे नहीं, इसलिए 11 होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? इंटरनेशनल बाउंड्री। और ये प्रश्न आपने हूबहू मैराथन क्लासेस से आया है। ठीक है, और वो है देखो अब 464, 168, ठीक है, 228 और 210। अब आप सोच सकते हो कौन सा है? बीकानेर। ठीक है, अब देखो राजस्थान में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से आया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को की गई थी। रट्टा मारने वाला प्रश्न है, आपको मारना पड़ेगा 24 फरवरी 1970 को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, किस किस ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? तो देखिए कर्णिदान। ठीक है, कर्णिदान ने सूरज प्रकाश लिखा था। कर्णिदान ने कौन सा लिखा था? सूरज प्रकाश। तो ए का डी है। ठीक है, दौलत विजय ने मेरे मित्रों खुमान रासो लिखा था। कौन सा लिखा था? खुमान रासो। तो डी का क्या है? सी है। डी का क्या है? सी। ठीक है, उसके बाद पद्मनाभ ने क्या लिखा था? कन्नड़ देव लिखा था। ठीक है, तो 3 का बी है। तो जिस ऑप्शन में, यानी कि आप यहां से मिलाएं सी डी सी बी, तो डी सी बी। चलो ठीक है जी, ये लो 2 में डी आ रहा, अपने नहीं, अपने तो 2 पर ही काम हो गया। ठीक है, तो डी सी बी ए। तो चौथे का देख लेते हैं, जगजीवन भट्ट ने अजित तोद लिखा था। ठीक है, अजित तोद। चलते हैं आगे। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो था गोकुल भाई भट्ट। कौन था? गोकुल भाई भट्ट। सिरोही प्रजामंडल में गोकुल भाई जी भट्ट का बड़ा योगदान था, इसलिए जो सिरोही प्रजामंडल के स्थापक करता थे वो कौन थे? गोकुल भाई भट्टी जी थे। ठीक है, राजस्थान के मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 30 हो सकती है मेरे भाइयों। कितनी हो सकती है? 30। राजस्थान में अधिकतम जो है वो संख्या कितनी है? 30। ठीक है, आगे करते हैं। देखो कि जनजाति राज्य के किस भाग के मुख्य जनजातियां हैं, यानी कि एसटी वाली जो एसटी है वो सर्वाधिक राजस्थान के किस भाग में निवास करती हैं? तो आप देखना इस वाले भाग में। ठीक है, तो अब देखो उत्तरी भाग में अपने यहाँ तो है नहीं। ठीक है, पूर्वी भाग में यहाँ भी नहीं है। ठीक है, दक्षिणी भाग में है और पश्चिमी भाग में भी नहीं है। इस भाग में और इस भाग में तो नहीं है। दक्षिणी भाग में सर्वाधिक जनजातियां हैं, क्योंकि दक्षिणी भाग में क्या है? पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के व्यापारिक फसलों में नरमा, ठीक है, तो नरमे को वैसे कपास ही कहते हैं, जो अपने नरमा कहते हैं उसको अमेरिकन कपास कहते हैं, याद रखना। ठीक है,
राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई? तो राजपूताना मध्य भारत की स्थापना 1919 में की गई, जब रोलेट एक्ट आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो कि राजस्थान के किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की 183 से बढ़ाकर 200 कर दी सीटें। ठीक है, विधानसभा की जो सीटें थी वो 183 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 200 कर दी। तो वो छठी विधानसभा चुनाव में, कब? छठे विधानसभा चुनाव में कर दी गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोधपुर का शासक नहीं है? ठीक है, जोधपुर का जसवंत जी जोधपुर के थे, आपको पता होगा। ठीक है, कुफर का दरवाजा आज टूट गया। ठीक है, अजीत सिंह, वही अजीत सिंह जिसको बताने के लिए दुर्गादास जी आगे पीछे घूमते रहते थे। ठीक है, वो वाले। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, ये वो राजा है जिसने सबसे पहले, आपको पता है, मुगलों से संबंध स्थापित किए थे। अनूप सिंह बीकानेर का शासक थे, यहाँ जोधपुर का पूछा गया है। ठीक है, अनूप सिंह जी कहाँ के थे? बीकानेर के थे, जिसके नाम पर अनूपगढ़ जो है हमारी पंचायत जो समिति है वो बसी हुई है। अब तो वो बना दी, गढ़साना बना दी, पहले अनूपगढ़ थी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपके 50 में से कम ज़्यादा प्रश्न सही हुए होंगे और कम से कम गलत हुए होंगे। धन्यवाद।